My dear students, in this video we are going to discuss about the physics section of NEET Test 01 और ये NTA वाले ऐप की बात चल रही है, नेशनल टेस्ट अभ्यास. This test app is made available by government for our JEE and NEET preparation. So this can be act as a question bank also. This can be act as an important question for the upcoming papers. So बहुत helpful होगा बच्चों हमको इसको पूरे को solve करते हुए, right? So let's move on and start doing the solutions. Problem 1 देखते हैं. The displacement time graph of the moving object is shown in the figure. बच्चों ये displacement time graph है, मतलब x का वेक्टर होगा और यहाँ पर time है. Which of the velocity time graph could represent? तो वेलोसिटी का मतलब सीधा सीधा हो जाता है, डेरिवेटिव लेना होता है आप लोगों को किसका, पोजीशन का. तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट में आ रही होती है. और आप देखो शुरुआत में जब टाइम जीरो है तो पोजीशन कितनी है बच्चों, आपके पास जीरो है. और फाइनली बच्चों यहाँ पर देखो वापस से पोजीशन का टर्म जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो. विच मीन्स ये कोई ऐसा मोशन हो सकता है जो शुरू भी वहीं पर हुआ है बच्चों और ऐसे करके गया और एंडिंग भी वहीं पर हो रही है. लेट अस से ये आपका ऑब्जर्वर होगा. तो ग्रेविटी हो रही है आपकी डाउनवर्ड में, पहले आपने वेलोसिटी दिया होगा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में. इनिशियल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके बच्चों ये जीरो हो गया होगा और फिर नीचे आते आते ये नेगेटिव का हो गया होगा. तो एक तरफ पॉजिटिव हो गया. डाउनवर्ड मोशन में बच्चे लोग वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस में भी जाएगी और माइनस में भी जाएगी. तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये टाइम जीरो पे वेलोसिटी कैसी जा रही है बच्चों, प्लस पे. इस टाइम पे जीरो हो जाएगी, मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है और यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा. ये अपना सीधा आंसर हो जाएगा. v इक्वल्स टू बच्चों u प्लस ए टी हमें मालूम होता है. अपवर्ड मोशन के बारे में अगर बात करते हो तो v कितना हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए, सीधा सीधा ये हो जाएगा बच्चों लोग आपका जीरो. v की जगह हो जाएगा पॉजिटिव का v, माइनस करके बच्चों gt आ जाएगा. नेगेटिव से देखकर भी बात समझाई जा सकती है कि ये क्या हो रहा होगा, नेगेटिव का एक स्लोप दे रहा होगा जो कि हो जाएगा माइनस का g. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चों यूनिफॉर्मली किसी स्पेस में. तो ये मान लो कि ये जो पूरा रीजन है आप लोगों का, ये पूरा का पूरा स्पेस ऐसा ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है ना. ये अज्यूम कर लो कि 3 डायमेंशन में एक स्पेस पे कोई चार्ज रख दिया सर ने. एंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब, मतलब यहाँ कहीं फिर आप लोगों को एक इमेजिनरी क्यूब इस तरह का रखना पड़ेगा. मैं रख देता हूँ क्यूब के बारे में, इतनी बात कर सकते हो. वो फाई होता है. तो गॉस तो लगा लो, फाई कितना हो जाएगा, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय कितना होता है बच्चों, ये हो जाता है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट. इसका जो वॉल्यूम होता है वो हो जाएगा साइड का क्यूब. साइड में इसको ए मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, क्वेश्चन कह भी रहा है क्वेश्चन साइड ए. तो वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो मेरे को लिखना होगा यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये वर्ड नहीं भूलेंगे हम लोग, है ना. तो डेंसिटी का मतलब हो जाता है रो इक्वल्स टू जो भी चार्ज है और जिस भी वॉल्यूम पे आ रहा है. तो याद रखें आप पेपर में क्यू का टर्म हो जाएगा रो इंटू वी. एंड दिस फाई कैन बी एक्सप्लेन्ड, ये चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग तो हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ए का क्यूब, मैं क्यूब कर लेता हूँ, और नीचे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट. ये अपन को समझ में आना चाहिए. फिर क्वेश्चन कहता है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर शुड बी. तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स फाई डैश कर लेते हैं और वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो समझाना आपको इतना सही है यहाँ पर कि वही आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बच्चों पुराना वाला. और अब बस आपको क्या करना है कि सर यहाँ पे मुझे एक स्फीयर पढ़ाइए आप, इस स्फीयर से कितना चार्ज आ रहा होगा. तो दिस यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई ए का क्यूब डिवाइड बाय कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट. और ये हो गया आपका नया वाला फाई. बच्चों ये आपका आंसर है. बस आपको क्या करना है, इस इतने टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो देखो मेरे को रो दिख रहा है, ए का क्यूब दिख रहा है और नीचे एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है. तो आंसर कितना हो जाएगा 4/3 और पाई लिख दूंगा और वहाँ पे फाई लगा दूंगा और यही आपका आंसर हो जाएगा. तो 4/3 पाई और ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 3, एक 2 वोल्ट का बैटरी है आपके पास जिसको ए बी के अक्रॉस में लगाया हुआ है ये. एंड द वैल्यू ऑफ करंट अप्लाइज इन द फर्स्ट केस व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू ए. मतलब बच्चों फर्स्ट केस ऐसा है कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, मतलब करंट यहाँ से जा रहा होगा, करंट जाएगा बच्चों. तो इसको तो ये एन होता है और ये पी होता है, हमको मालूम होता है. और रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता और ये बच्चों काम करेगा, ऐसे बनाते हैं अपन. तो ये वाला बच्चा को काम कर रहा है. तो ये हो जाएगा 5 का रेजिस्टेंस और बैटरी कितने का है, 2 वोल्ट का है.
तो करंट हो जाएगा अपना फर्स्ट टाइम V/R होता है तो ये हो जाएगा 2/5, इट शुड बी 0.4 एम्पियर। और सेकंड केस में कहता है सेकंड केस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू बी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कर लो, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस। तो करंट बच्चों सेकंड केस में, लेट मी चेंज द कलर, सेकंड केस में बच्चों करंट ऐसे निकल कर जा रहा होगा, इसका नाम कर लो यहाँ पर I2, ठीक है, और I1 का टर्म यहाँ कर लेते हैं। I2 जब जाएगा ना बच्चों तो इसको अलाउ करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो पॉजिटिव से आ रहा है और ऐसे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से जाते वक्त इसको ये ओपन कर देगा, मतलब वहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा और सेकंड वाला सॉल्व होगा। तो 10 मान के सॉल्व करना है आपको। सेकंड केस की बात हो जाएगी तो करंट का टर्म जो हो जाएगा V/R होता है तो 2/10, दैट शुड बी 0.2 एम्पियर्स और 0.4.2 ऑप्शन नंबर डी। In problem 4, the velocity at normal temperature pressure is given as 330 meter per second. What is the value when temperature is doubled and pressure is halved? मतलब टेम्परेचर का जो नया टर्म हो जाएगा वो 2T करना है और प्रेशर का जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा पुराना वाला प्रेशर बाय 2, इस तरह बात करना है। वेलोसिटी ऑफ अ गैस और एयर, इसका RMS वैल्यू का टर्म होता है बच्चा लोग सीधा सीधा अंडर रूट के अंदर लिखते हैं अपन 3P/ρ। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो अंदर हो जाता है ये 3RT डिवाइड बाय मोलार मास। इफ़ यू लुक क्लोजली आप बच्चों 3 और R तो कांस्टेंट है और मोलार मास भी चेंज नहीं कर सकते और जो स्पीड होगा वो डिपेंड कर जाएगी रूट का T पे। तो ऐसा करना है बस अपन को V'/V बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर नया वाला टेम्परेचर बाय पुराना वाला टेम्परेचर, दैट्स इट, यही क्वेश्चन है अपना। तो रूट के अंदर हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ T डिवाइड बाय T, कैंसिल आउट कर दो तो V' आपके आ गया √2 टाइम्स V। I can write 330 into √2 ऑप्शन नंबर C। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग मास सिस्टम की इतनी होती है, हम जानते हैं बच्चों इस तरह का एक स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। देखो बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, ये K होगा, ये हो जाएगा M। तो नेट एनर्जी एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं 1/2 KA²। A विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड, और ये हो जाता है बच्चों पीछे की तरफ आएगा तो नेगेटिव का एम्पलीट्यूड। ये होता है इसका एक्सप्रेशन, लेकिन के को इन्होंने क्या किया आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ लिख के दिया है m⍵² × a, और ये सभी बच्चे जानते हैं कि भाई के का टर्म ही होता है m⍵², है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है इसको समझना। सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम। तो बच्चों नया वाला जो पार्टिकल हो जाएगा m', देखो यहाँ पे अच्छे से m' का टर्म बोल रहा है ये 2m, ये नए कंडीशन की बात कर रहा है, लेकिन जो नया एम्पलीट्यूड होगा वो पुराने के ही बराबर होगा। तो आंसर होगा द न्यू एनर्जी ऑफ द SHM और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द SHM शुड बी 1/2, के को चेंज नहीं करा है इसने, ये A'² रहेगा। और मैं कहूँ बच्चों आपको इसमें कोई चेंज आने ही नहीं वाला, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। यहाँ मास देखकर कंफ्यूज मत होना बच्चों, जैसे इसको आप के समझ जाओगे फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन आ जाएगा एंड विल रिमेन सेम, राइट। प्रॉब्लम 6 देखो बच्चों, एक फिजिकल बैलेंस है जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे काम करता है और 5 मिलीग्राम, है ना, वेट को अगर अपन लेफ्ट वाले पे रख देते हैं तो बीम को हॉरिजॉन्टल किया गया और जो एम्प्टी पेन होंगे ना उनके बराबर मास है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों, अगर ये आपके पास फिजिकल बैलेंस है और दोनों के दोनों अभी एम्प्टी कंडीशन में रखे हुए हैं तो इन लोगों का जो सेंटर पे पॉइंट आएगा, जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो एग्जैक्ट सेंटर पे आता है, इसको आप क्या बोलते हो, मिड पॉइंट बोलते हो। इस तरह ही पढ़वाया जाता है बच्चों। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इसका जो मास है उसको m1 बोला गया और इसके मास कितना बोला गया प्यारे बच्चों, m2। क्वेश्चन ये कहता है कि अब क्या किया, लेफ्ट वाले पे हमने एक नए मास को ला करके रख दिया, मास कितना है 5m, और ऑलरेडी उसका पेन का एक मास m1 मान लेंगे और इस एंड पे कितना हो जाएगा बच्चे लोग, m2। साफ दिख रहा है यहाँ कुछ नया मास आ गया, तो अब इसका बैलेंसिंग पॉइंट इसकी तरफ बढ़ेगा और ये सेंटर ऑफ मास की बहुत बेसिक सी बात मैंने कर रखी है, एक साइड को अपन R1 बोलते हैं, एक साइड को अपन R2 बोलते हैं, और यही आपका सेंटर ऑफ मास बन जाता है। तो कहा जा सकता है ऐसा कि लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन द राइट आर्म। ये क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर बच्चों यहाँ पे ये बैलेंस करवाया गया अपन ने, तो दोनों साइड के जो टॉर्क लग रहे होंगे वो बराबर होंगे, तो इक्वेट कर देते हैं उनको अपन। ये क्या कर रहे हैं, मास कौन सा है इसके पास बच्चों, इसके पास मास है, उसका नाम है m2। तो टॉर्क का मतलब होता है डिस्टेंस का टर्म इनटू मास, तो जो नीचे की तरफ लग रहा है ना m2 इंटू जी लग रहा होगा इधर, तो ये हो जाएगा R2 टाइम्स ये हो जाएगा m2 इंटू जी। और इसके बारे में बात करोगे तो ऐसा कुछ होगा बच्चों, m1 इंटू जी प्लस 5 इंटू mg इंटू कितना हो जाएगा बच्चों R1।
जी को यहाँ पे आप अलग कर दो और सॉल्व कर लो इसको। तो मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इक्वलिंग ये हो जाएगा M2/M1 प्लस यहाँ आ गया बच्चे लोग 5। ठीक है, एक बात तो साफ है ना कि ये दोनों टर्म्स तो बराबर ही होते हैं, तो नीचे अगर ये ज़्यादा आ गया तो आप बोल सकते हो सर R1/R2 लेस देन 1 है, और डायरेक्टली बोल सकते हो R1 लेस देन R2 है। तो पूरा सॉल्व भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, और ये सेंटर ऑफ मास की थ्योरी पढ़ के बोल सकते हो। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन 7, बोर थ्योरी में बच्चों हाइड्रोजन है, Z इसको 1 कर लो। प्रोडक्ट बताना है आपको बाइंडिंग एनर्जी का और बच्चों रेडियस का, दोनों ही nth ऑर्बिट पे बात कर रहा है। तो आंसर जो अपन को पूछा गया है वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी का प्रोडक्ट और रेडियस का प्रोडक्ट दोनों के दोनों n के लिए करने हैं अपन को। ठीक है, इतनी बात बतानी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी होता है पॉजिटिव फॉर्म में उस ऑर्बिट का टोटल एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते ही थे, नेगेटिव में होता है 13.6 डिवाइड बाय n का स्क्वायर, और ऊपर एक z का स्क्वायर भी आता है बच्चों, ये जनरल टर्म है। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो आंसर, और इसको अपन को प्लस फॉर्म में लिखना है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा पॉजिटिव में 13.6 डिवाइड बाय n का स्क्वायर, वैल्यूज आती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मैंने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया है। और nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है ना बच्चों, और nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो होता है Rn इक्वल्स टू R0 n स्क्वायर बाय z। ठीक है, n का स्क्वायर बाय z। z तो बच्चे यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये R0 का टर्म है, बस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे आ गया मेरा n का स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर n का स्क्वायर है, और एक R0 का टर्म है, कैंसिल कर लो। और R0 कितना होता है बच्चों? हमें मालूम होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है ये, और ये हो जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन लोग। तो सॉल्व करोगे ना बच्चों तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यहाँ पर आ रहा है और एम्पियर भी आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7.2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम ये उसने अपने बेनिफिट के लिए ना वैल्यू चेंज नहीं करी है, बस आपको एक मल्टीप्लाई लगाना था और ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ये सारी बातें हमको जानकारी होती है कि नेट एनर्जी नेगेटिव में होती है 13.6, उसका प्लस कर दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी, और वहीं से आपका रेडियस भी डेरिवेशन में पता होता है आर का। ये ऐसा ही बोल सकते हो ना कि जो आर एन होता है वो डिपेंड करता है सर एन स्क्वायर पे, और जो एनर्जी होती है वो इनवर्स में जाती है एन स्क्वायर पे। तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। और रही बात इनकी 13.6 की, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 0.53 से, और आपका ऑप्शन डी पड़ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8, एक सैटेलाइट दिया हुआ है, मास m है, ऑर्बिट करता है अर्थ को, रेडियस r बता दिया है और हाइट h बोला है। द टोटल एनर्जी g0 के टर्म में बताना है आप लोगों को बच्चों। तो ये आपका अर्थ हो गया, रेडियस r कर लीजिए, इस अर्थ से हाइट h पर जाएंगे तो एक सैटेलाइट मिलेगा, और वो बच्चों आप लोगों क्या करेगा? रिवॉल्व कर रहा होगा इस फैशन में, राइट। तो टोटल डिस्टेंस मुझे r दिख रही है, और इस r को देख करके मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी जानता हूँ। ये नेगेटिव की टर्म होती है, g लिखते हैं सेंटर वाली बॉडी, और ये वाली बॉडी को स्मॉल m कर लेते हैं, तो कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय ये होता है 2 इंटू डिस्टेंस, 2 इंटू r हो जाएगा। इसको नेक्स्ट लाइन में कर लो आप, माइनस ऑफ जी एम स्मॉल m डिवाइड बाय ये 2 इंटू हो जाएगा बच्चों r प्लस h। बस इसको थोड़ा सॉल्व करना हो रह गया, मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है। और हम जानते हैं छोटा वाला g कितना होता है, ये होता है बच्चों gm बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस टर्म को ना यहाँ भेज के इसको रिप्लेस कर लो, gm की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल g आर स्क्वायर, और वही आपका आंसर है, नेगेटिव ऑफ स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। एक स्मॉल वाला m आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, और r प्लस h का टर्म आ रहा है। ये डायरेक्टली अपना फॉर्मूला ही पूछ लिया बच्चों सामने वालों ने। तो नेगेटिव में m इंटू जी और 2 इंटू आर प्लस h, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। नेगेटिव का टर्म आ रहा है, इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये तो काट दोगे आप लोग, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। बात फंसती है बी और डी के ऊपर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अस, ओके। क्वेश्चन 9 में एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, ए बी सी ए। देखो ये जा रहा है ए पे, बी पे, सी और ए पे, है ना, और वीटी ग्राफ दे रखा है, इस पर ध्यान देना, बस क्वेश्चन बन जाएगा अपन से। हमें इसको पीवी में कन्वर्ट करना है, तो ये बात हो रही है कन्वर्जन की, और ले दे के अपन बात करेंगे पीवी बराबर एनआरटी पर। तो एनआर को तो कांस्टेंट कर लो, 1 मोल, और गैस इक्वेशन समझ लो, और पीवीटी में कैसे कैसे स्लोप मिलेंगे, ऐसे अपन को आगे बढ़ना है। तो मैं सबसे पहले ए टू बी के बारे में बात करता हूं। तो ये हो जाएगा ए से लेकर हम लोग बी पर जा रहे हैं, ए टू बी में बच्चों ये डायरेक्टली जा रहा है, तो हो जाएगा वी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? टी पे। वी प्रोपोर्शनल टू टी होगा तभी तो ग्राफ ऐसा जाएगा बच्चों। तो वी प्रोपोर्शनल टू टी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आप देखो, अगर वी प्रोपोर्शनल टी आपको बनाना है, फर्स्ट केस सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वी प्रोपोर्शन टू टी करना है, मतलब ये जो प्रेशर लिखा है ये और ये टर्म कांस्टेंट होनी पड़ेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेशर का टर्म कांस्टेंट।
ग्राफ ढूंढो ऐसा जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है फर्स्ट केस में फ्रॉम ए टू बी। तो ये रहा मेरा ए से लेके बी तक अपन चल के जाएंगे तो मुझे प्रेशर मिल गया कांस्टेंट और यही अपना ऑप्शन होगा। फिर अपन बात करेंगे बी से लेके सी तक जा रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है और लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। देखो ना आप यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर से आप सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे बी टू सी के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी टू सी, है ना, बी टू सी गए। बी टू सी में अगर मैं पी वी बराबर एन आर टी एक और बार लिख दूं बच्चों आपके लिए, तो वी कांस्टेंट कर दिया, एन आर कांस्टेंट होता है, तो पी का जो टर्म है और ये प्रपोर्शनल किसके आने लग जाएगा बच्चों, टी के आने लग जाएगा। लेकिन ऐसे तो कुछ बात इसने बोली ही नहीं है, पी बाई टी कांस्टेंट करने को बोला है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि मुझे पीवी के टर्म में एक ही प्रेशर मिल रहा है बच्चों, तो वहां पर हो जाएगा आपके लिए जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो ये वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। तो पीवी ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा बच्चों। देखो सेकंड केस में बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ये हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। और यहाँ पर भी क्या था बच्चों, वॉल्यूम का टर्म कांस्टेंट था। तो इससे अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके ग्राफ से मिल जाएगा ना, वी कांस्टेंट है, तो भाई ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये दोनों सही हो गए हमारे। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाले में यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। लो टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो क्या करते हैं बच्चे पर लोग, पीवी बराबर एनआरटी जब भी बोल होगा कोई भी टीचर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देगा तो ये बन गई आपकी आइसोथर्मल। और बात हो रही है थर्ड केस की, मतलब हम सी से लेके ए तक चल के जा रहे हैं, विच मीन्स पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। और इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ये ग्राफ भी समझ गए होंगे कि सर यहाँ पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है। ये रिवर्स इसलिए जा रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस है और इसमें अगर अपन वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा होगा और यहाँ से वो सारी बातें भी एक्सप्लेन की जा सकती हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल। ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आगे बढ़ जाना। हालांकि आंसर तो अपना पहले अटेम्प्ट में आ गया था, ए बी पढ़ते ही मिल गया था और बाकी सब दूर दूर तक नहीं है, तो ये बच्चों सारे के सारे बाकी रिमेनिंग आंसर्स गलत होंगे। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं शायद बी बोल गया था, सी ऑप्शन सही है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। कंसिडर अ कंपाउंड स्लैब। इसके पास दो अलग अलग मटेरियल्स हैं और लेंथ बराबर है, थिकनेस बराबर है, मतलब ए बराबर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। और थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों उसकी के और 2 के दे के रखी है और इनको सीरीज में जोड़ दिया इन्होंने और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है। क्वेश्चन स्ट्रेट टेक्स्ट बुक्स प्रॉब्लम में आ गया है। मेरे पास क्या है बच्चों, इस तरह कंपाउंड स्लैब है, ध्यान देना। इसके पास दो पोर्शंस हो जाएंगे, एक पे के कर लो और एक पे क्या कर लो आप 2 के कर लो और यहाँ से नेट एक आंसर हो जाएगा। तो टोटल जब लेंथ देखोगे तो हो जाएगी 2L, लेकिन इंडिविजुअली इसको आप L और L अज्यूम करके चलेंगे। सबके पास सेम एरिया है और इन पे अपन हीट अब देना शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा आंसर, नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ R2, दैट्स ऑल। और करंट चैप्टर में अगर रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो रो L बाय ए जरूर पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने, उसको कर लो ऐसा ना, 1 सिग्मा इंटू L बाय ए हो जाएगा। तो ये बात हो रही है कंडक्टिविटी के फॉर्म में, और इसी को अगर आप थर्मल के फॉर्म में लिखते हो तो टीचर ये कंपेयर करा के लिखवाता है आपको, 1/k लिखते हैं, ए लिखते हैं, L लिखते हैं, K स्टैंड्स फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, और यही पूछा गया है आप लोगों से। ऊपर L लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्लीट की, तो कंप्लीट के लिए आंसर करोगे तो क्या बोलोगे, सर लेंथ की जगह पे 2L आएगा, डिवाइड बाय K कौन सा होगा, इक्विवेलेंट, और एरिया हो गया A। फर्स्ट वाले के बारे में बात कर लो, फर्स्ट वाले का लेंथ हो जाएगा L डिवाइड बाय K इंटू A, और कर लेते हैं इसको L डिवाइड बाय 2K इंटू A। तो जहाँ पे L और A है वहाँ पे अलग कर दो बातों को और आपका आंसर आ चुका है। एलसीएम लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2K मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 + 1 दैट शुड बी 3, ये हो जाएगा 2 बाय K इक्विवेलेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4K बाय 3 आंसर मिल रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी। प्रॉब्लम 11, दो आइडेंटिकल सैटेलाइट्स हैं A और B और अर्थ के रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, डिस्टेंस है उसका R और 3R, है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। गड़बड़ मत करना, ये R और 3R अर्थ से लेके रखे हैं, इसको शेड कर देता हूं मैं। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास अर्थ का रेडियस R हो गया, तो एक सैटेलाइट और ये दूसरी सैटेलाइट हो जाएंगी, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों R और यहाँ का हो जाएगा सीधा सीधा आप लोगों का 3R। एक सैटेलाइट यहाँ कहीं है और एक सैटेलाइट बच्चों आपका यहाँ कहीं है, तो ये दोनों के दोनों इस तरह से आपका क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बस हमें पता करना है रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम A टू B। तो पहले पढ़ते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। इससे कहते हैं अपन मास इनटू वेलोसिटी, और ऑर्बिट की बात हुई तो हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ, ये होता है gm बाय, सिर्फ r की बात होती है। तो किसी भी क्वेश्चन में मास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये अर्थ का मास होता है प्यारे बच्चों,
हो गया कांस्टेंट, तो मेरा आंसर आ चुका है। जो मोमेंटम है वो डिपेंड कर रहा है रूट के अंदर डिस्टेंस के। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के बारे में लिखूं या मैं सेकंड वाले के बारे में डिवाइड करके लिखूं, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले आ जाएगा 2 का जिसकी वैल्यू जाएगी 4r और इसकी जाएगी बच्चों 2r। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे 3r प्लस r करना होगा और यहाँ पर जाएगा r प्लस r। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऊपर 4/2 है, मतलब आंसर हो जाएगा √2:1 और ऑप्शन नंबर सी। प्रॉब्लम 12 में एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है और टाइम टी का टर्म दे रखा है ना। ये बच्चों कंप्लीट टाइम पीरियड दे दिया है इसने, मैं मेंशन कर देता हूँ टाइम पीरियड। और एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो बात ऐसी है बच्चों कि ये आपका कोई ब्लॉक का मीन पॉइंट समझ लो। ये राइट साइड जाता है प्लस के एम्पलीट्यूड पर, वहां से लौट कर आता है, फिर इधर आता है, लौट कर आता है, फिर ऐसे जाता है बच्चों। इतना काम करता है ये। तो 0 से लेके यहाँ कंप्लीट टी हो जाता है। इधर लिखते हैं अपन लोग t/4 और यहाँ लिखते हैं हम लोग 3t/4। क्वेश्चन कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ना उसको मैक्सिमम के बीच में मूव करा है, तो उसको x डिस्टेंस ट्रेवल करा है जो उसका हाफवे पॉइंट पे x आ रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और एवरेज क्या पूछा है इसने, देखो वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बच्चों यहाँ पे अपन को वेलोसिटी के वो फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करने हैं जो इस तरह बताए जाते हैं। ओमेगा लिखते हैं, रूट के अंदर अपन a² माइनस ऑफ x² कर देते हैं। तो इसको इस तरह डील करो कि आपको पोजीशन निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि पोजीशन क्या होगी उसकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो पोजीशन का फॉर्मूला होता है x = ये होता है a sin ω/t। ये हो गया उस डिस्टेंस का x, और ये वो टाइम इंस्टेंट, पूरी टी की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा, = a कर दिया मैंने, और ये हो गया मेरा sin ω/t विच ब्रिंग्स 1/2 आ रहा है आपका sin थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ω/t होना चाहिए 30 डिग्री। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, π/6 करके लिखोगे। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है 2π बड़ा वाला t इंटू स्मॉल टी, ये हो जाएगा π/6। सॉल्व कर लो, छोटा वाला t कितना आ गया बच्चों, ये होगा t/12। अब इससे आपका आंसर मिल जाएगा जब आप वेलोसिटी फाइंड करने जाओगे। कैसे, एवरेज वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने बच्चों, a/2, और ये हो जाएगा टाइम t/12। यहाँ से हो जाएगा बच्चों लोग आपके पास एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और टाइम दिया हुआ है आपके पास 0.5, और ये जो ऊपर जाएगा तो बच्चों केवल 6 बचेगा, है ना। इसको काट देगा, इसको 6 ऊपर निकल जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए अपना, ये आना चाहिए सीधा सीधा 12 सेंटीमीटर में रहने दो वैल्यू, सेकंड हो जाएगा, वेलोसिटी की बात हो रही है, और ऑप्शन नंबर डी। गड़बड़ मत करना, ये फॉर्मूला अपने को गलती करवा देगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको पोजीशन निकालनी है, उससे टाइम निकालना है, और ये मोशन के चैप्टर में रख देना है, बात खत्म, ठीक है। प्रॉब्लम 13, करंट आई फ्लो करता है बच्चों किसी थिन वायर में, और वो रेगुलर पॉलीगॉन बनाता है एन साइड वाला, जो खुद अपने आप में एक इंस्क्राइब फॉर्मेट में सर्कल ऑफ रेडियस आर के अंदर बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है बच्चों, सर्कल का ये पोर्शन हो जाएगा, और यहीं पर आपके पास कोई एक पॉलीगॉन इस तरह से देखो ये बन रहा है, ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, और सेंटर को मैं यहाँ पे रेडियस से बुला देता हूँ आर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा हम लोगों को इस तरह से, और उसको स्मॉल आर कर लेना, और यहाँ से बच्चों करंट इस तरह फ्लो करता है, ये पूरा पूरा वायर से बना हुआ है। लेट मी शेड इट, ये हो जाएगा आपको इस तरह से, ये करंट जा रहा है बच्चों इसके ऊपर। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। सेंटर पर कितना फील्ड है किसी एक साइड से, है ना, एन से मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना, आपको बस इतनी साइड के बारे में बात करना है। सो लेट अस से ये आपके पास एक फिक्स लेंथ की साइड हो गई, तो ये हो जाएगी वन साइड। इस साइड को लेंथ वाइज तो नहीं मालूम है अपन को, लेकिन अगर सेंटर पॉइंट को ओ बोल देंगे तो दोनों साइड इसके पास रेडियस आर के टर्म बन जाएगा, देखो इस तरह से। और इसके जो इंटरनल जो एंगल्स बनते हैं दोनों साइड, वो हो जाएंगे आपके पास बच्चों π/n। जितने साइड का होता है पॉलीगॉन उसके हिसाब से ये n डिवाइड हो जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि n साइड्स है ना, ये पॉलीगॉन कितनी साइड्स का है बच्चों, n साइड्स का है। तो मेरे हिसाब से सर्कल के अंदर जो प्रॉपर्टी बनती है, अगर पॉलीगॉन का बिठाते हैं तो आपको π/n मिल जाता है। यहाँ पर बैठ के बच्चों आप वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो आपको हमेशा पढ़ाया जाता है, फाइनाइट लेंथ वाला, कि कोई डिस्टेंस d होता है, वहाँ पे अपन चेक करते हैं तो ऊपर एक एंगल होता है अल्फा, नीचे एंगल कितना होता है बच्चों लोग बीटा, और इस पे करंट अगर आई जा रहा है तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बता सकता हूँ। सो द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ फाइनाइट लेंथ वो होता है μ0I लिखते हैं, और नीचे आता है 4π डिस्टेंस, और हो जाता है साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा। दैट्स इट, इतना ही सोचना है आपको।
तो ये आ गया आप लोगों का आंसर बच्चा लोग। म्यू नॉट आई लिखेंगे सर, ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल कितना है पाई बाय एन, एक और ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय एन डिवाइड बाय हो जाएगा 4 पाई इंटू डी, मतलब आपको स्मॉल आर लिखना है। मैं मेंशन करता हूँ इस वाले आर की बात हो रही है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। अब अगर आप हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में कॉस जानते हो तो भी लिख सकते हो, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कॉस पाई बाय एन कितना होगा, ये हो जाएगा आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। नाउ आई विश टू रिप्लेस माई स्मॉल आर, तो वो कितना हो जाएगा सोचो आप एक बार, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों म्यू नॉट लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, 4 पाई आ जाएगा और स्मॉल आर की जगह पे ये हो जाएगा कैपिटल आर और यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस पाई बाय एन, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय एन लिखा हुआ था, तो इन दोनों को सॉल्व करके साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर 2 बना लेगा, तो आंसर हो जाएगा 10 के फॉर्मेट में, नीचे 2 आ रहा है, ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन होता है, ये सब बच्चे जानते हैं मैग्नेट में, बायो सेवर्ट लॉ से अपन पढ़ते हैं इसको, राइट। क्वेश्चन 14 में बच्चे कॉइल दे रखा है, उसका रिएक्टेंस है, मतलब ये एक्सेल का टर्म है, और रेजिस्टेंस भी दे रखा है विच मीन्स ये आर हो गया, और सीरीज में ये कंडेंसर मीन्स कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, उसका भी आपको रिएक्टेंस दे दिया है, मतलब सब कुछ इजी फॉर्म में अपन को एक्सेल एक्सी सब दे दिया इसने। इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों ने 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर रखा है, एसी का सोर्स होगा ऑब्वियसली। पावर फैक्टर बताना है बच्चों आपको, तो पावर फैक्टर का टर्म होता है cos 5 जिसको अपन r बाय जेड बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको r दे दिया गया है, कहीं से भी आपको z पता करना। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास एक कॉइल है, कॉइल के पास बच्चों r भी होता है और l भी होता है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कंबाइंडली। ये हो गया आपका कैपेसिटी और अल्टरनेट सप्लाई, मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट से। इसके पास बच्चों कॉइल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कॉइल, और ये एक सिंपल सा कंडेंसर है। तो देखो तीनों टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक्सेल का टर्म है, आर का है और एक्सी का है। आप यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, तो एग्जाम में डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। सामने की तरफ बच्चों रेजिस्टेंस जाता है जब बात होती है सीरीज कनेक्शन की, और यहाँ अपन देखते हैं एक्सेल का टर्म और नीचे की तरफ जा रहा होता है बच्चे लोग एक्सी। इसको पलट दो तो ये हो जाएगा एक्सेल माइनस एक्सी, ठीक है। और पैरेललोग्राम से सॉल्व कर लोगे तो ये हो गया आप लोगों का जेड, इसको बोलते हैं अपन फेस, और z का टर्म सभी लोग जानते हैं, रूट के अंदर आ जाएगा ये, इसको लिख लो आप आर स्क्वायर, ब्रैकेट्स में हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट हो गया, आर है हमारा 8 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी मतलब हो जाएगा 31 माइनस 25 दैट शुड बी 6, 64 प्लस 36 तो 10 आ रहा बच्चों आंसर, ये 100 का रूट है ना। तो वो क्या करें अपन, अभी रेजिस्टेंस आपका 8 है और ये आ रहा 10 विच मीन्स ऑप्शन होगा 0.8, राइट स्टूडेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इम्पीडेंस ट्रायंगल बना के आपको एग्जाम में सॉल्व करना था, यहीं से बनना है क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन। तो बच्चों ऐसे समझ लो कि वन डायमेंशन मोशन कौन कौन फॉलो नहीं करने वाला है। तो ये हो गया v, ये हो गया t। स्पीड इसका बढ़ सकता है और बच्चों कम भी हो सकता है, नेगेटिव मीनिंग है, स्पीड मान के पढ़ोगे तो ये सही है। हो सकता है कि टाइम 0 पे इसके पास इनिशियल कोई वैल्यू हो u की और एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो, और एक्सेलरेशन बच्चों वेरिएबल है यहाँ पर क्योंकि ये कर्व पाथ पे जा रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ देखो आप, एक टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटीज दिखाई जा रही हैं, यही गलत है, मतलब यही सही हो जाएगा। कोई एनिमेशन मूवी थोड़ी चल रही है कि एक टाइम पे पार्टिकल के पास कई सारी वेलोसिटीज हो सकती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 वेलोसिटीज। और अगर इसको आप वेलोसिटी बोल देते हो बच्चों तो प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, तो ये वाला भी सही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन 16, एक सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, टाइम पीरियड टी है, रेडियस आर है, और जब मेजरमेंट करा तो आपके पास ऑर्बिटिंग रेडियस आर प्लस डेल्टा आर का टर्म मिल रहा है और टाइम पीरियड में टी प्लस डेल्टा टी मिल रहा है। जो डेल्टा के टर्म होते हैं वो पता होता है बहुत छोटे होते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो गई है। तो केपलर का थर्ड लॉ सुना होगा आप लोगों ने, केपलर्स थर्ड लॉ जो ऑर्बिट के बारे में बात करता है, केपलर्स थर्ड ऑर्बिटल लॉ। वो कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डिपेंड करना चाहिए क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और सर्कुलर बात में रेडियस हो जाता है ये। तो मैं लिख सकता हूँ टी का स्क्वायर बराबर केपलर का कांस्टेंट और आर का क्यूब। अब ये तो हो गया अपना मेजरमेंट का फॉर्मूला, अब यहाँ लगा दो आप लोग रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, तो वो हो जाएगा, बात हो रही है एक्सपोनेंट एरर की, तो 2 सामने आ जाएगा और डेल्टा टी बाई टी लिखते हैं हम लोग। कांस्टेंट की कोई पढ़ाई नहीं होती यूनिट सेक्टर में, 3 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर। क्वेश्चन कह रहा है टी के फॉर्म में है, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी
3/2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3/2 वाला आंसर अपना सही होगा, राइट। क्वेश्चन 17, एक स्मॉल कॉइन है जो बॉटम ऑफ द बीकर के रेस्ट करता है, ये रहा बच्चों आपका कॉइन है ना, ये कहता है द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप टू सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन मूव्स अलोंग। बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया क्वेश्चन बच्चों TIR पे डिपेंडेंट, मतलब ये रही आपकी रे यहाँ से जा रही है और इस पॉइंट पे बच्चों इसने TIR मार दिया है, मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा 90 का, इसलिए ये अपने बीकर के सरफेस के लॉन्ग चल रही है। तो अंदर एक एंगल बन रहा होगा, लेट मी चेंज माय कलर, तो ये एंगल बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है उसको भी क्या बोलोगे आप लोग, क्रिटिकल एंगल। तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन चुका है अभी, और अंदर वाला एंगल क्रिटिकल है, सामने हो गया 3, ये हो गया 4, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 5। हाउ फास्ट द लाइट ट्रैवलिंग इन द लिक्विड, तो हमें मालूम होता है अंदर जो स्पीड होती है वो v होती है और बाहर जो स्पीड होती है वो c होती है, ठीक है। तो c/v बराबर कितना होता है n, ये तो बहुत 10th के बच्चे भी जानते हैं। और TIR की इक्वेशन होती है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू 1/n। अगर एक कोई मीडियम उसमें से एयर होता है तो मैं n2/n1 ये मार के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, ये डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। तो साइन IC, यहाँ पर बैठ के साइन IC बोलो आप लोग, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 3/5 बराबर 1/n, विच शुड बी c/n को पलट लो, ये हो जाएगा v/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 5, 9/5 शुड बी 1.8 और ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन 18, एक 10 वोल्ट का बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब बच्चों ये दोनों बातें लिखी हुई हैं, इसको R1 कर लो और इसको आप लोग E1 बोल दो। फिर 15 वोल्ट लिखा है और 0.6 लिखा है, तो ये हो जाएगा E2 और इसको कर लेना प्यारे बच्चों R2। पैडल में लगा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है और हमें क्या बताना है रीडिंग कितनी होगी, तो वोल्ट मीटर कितना आपका रीड करेगा, वो रीड उतना ही करेगा जितना बच्चों इन दोनों एंड्स पे आपके पास इफेक्टिव पोटेंशियल होगा, जिसको आप लोग E0 के फॉर्म में जानते हो। और एक एक्सप्रेशन चलता है हमारे टेक्स्ट बुक्स के डेरिवेशन में बैटरीज इन पैरेलल में, और ये स्पेशली तब पढ़ाया जाता है जब जानबूझ के E1 इज नॉट इक्वल टू E2 हमको मिला हो, E1 नॉट इक्वल टू E2। तो मैं लिखता हूँ बच्चों वही एक्सप्रेशन आपके लिए, E0 क्या हो जाता है, फर्स्ट वाले का EMF सेकंड वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सेकंड वाले का EMF फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इतना अगर क्लियर है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू सामने कितना है 0.6 प्लस 15 इंटू सामने कितना लिखा है बच्चों 1, डिवाइड कर लो इसको 1 प्लस 0.6। व्हेन यू सॉल्व इट तो ये तो 6 दिख रहा है बच्चों यहाँ पे साफ साफ, है ना, और 6 पे 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 1.6। इसे और सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो जाएगा 1, देन 5 के हिसाब से 3 आ जाएगा एंड देन 13 पॉइंट ऑलमोस्ट 1 देगा मुझे, ये तो मिल रहा है मुझे, देखो ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल। ये हो गया वोल्ट में अपना आंसर। तो इसको लिख लेना आप लोग, सर ये जो नेट पोटेंशियल होगा उसको हम इस वाले फॉर्मूले से पता करते हैं, लेट मी शेड इट, याद कर लो, है ना। पहले वाले का EMF दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का EMF पहले वाले का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 19, कॉपर बॉल दे रखा है बच्चों 100 ग्राम्स का और टेम्परेचर उसके पास T है और उसको ड्रॉप करता है एक कॉपर के कैलोरीमीटर में और मास उसका भी 100 ग्राम है और उसके पास बच्चों 170 ग्राम वाटर भी फिल्ड अप है और रूम टेम्परेचर है, तो मतलब वहाँ पे आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस मानकर पढ़ना होगा। और कहता है सब्सिक्वेंटली जो सिस्टम का टेम्परेचर वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 75, तो ये हो गया आप लोगों का T0 का टर्म। क्वेश्चन साफ समझ में आ रहा है कि हमारे पास हीट गेन और हीट लॉस वाले कंसेप्ट पे बना हुआ है, तो ये हो जाएगा हीट लॉस जो हॉट बॉडी करता है वो एग्जैक्टली अपन मान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर में कि जो हीट जो गेन होगा कोल्डर बॉडी से वो हो जाएगा। और हीट का एक्सप्रेशन ये होता है बच्चों, डेल्टा क्यू लिखते हैं, एम लिखोगे आप, एस लिखोगे और डेल्टा टी कर दोगे। यहाँ डिबेट मत करना कि फाइनल पहले आएगा इनिशियल पहले आएगा, आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना होता है क्योंकि ये हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू अपने अपने कॉन्शियसनेस से। ये मेरे पास क्या हो गया कैलोरीमीटर बन गया, इस तरह से डायग्राम भी देख सकते हो। मैंने एक कॉपर का बॉल यहाँ पे डिप कर दिया है और ये वाटर के साथ फिल्ड अप था, तो क्या होगा ये जो शेड किया मैंने आयरन जो कॉपर का बॉल है ये हीट को लूज करेगा सिस्टम के अंदर। तो आप हीट लॉस लिखोगे तो क्या बोलोगे सीधा सीधा, मास कितना है इसका वो हो जाएगा 100 ग्राम में रहने दो। स्पेसिफिक हीट बच्चों 0.1 दे रखी है और जो टेम्परेचर होगा वो इसका ऐसा करना है कि शुरू में ज़्यादा होगा और बाद में इसका कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू करनी है माइनस। बराबर में
मैं कैलोरीमीटर के बारे में लिखूंगा तो वो भी कितने का है बच्चों, 100 का है। स्पेसिफिक हीट 0.1 हो जाएगी और ये बेचारा रूम टेम्परेचर से बढ़ते बढ़ते कितने पे आ गया होगा, 75 पे। तो यहाँ हो जाएगा 75 माइनस 25। ये ध्यान रखना है आपको बस, किसमें किसको माइनस कर रहे हैं सर। प्लस करके वाटर की बात करिए तो वाटर के पास कितना हो जाएगा, 170 इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर की पता होती है 1 होती है सबको, और ये हो जाएगा 75 माइनस 25। सबके पास एक एक्स्ट्रा जीरो दिख रहा है मुझे, उसको हटा लेने दो। इस डेसिमल से ये भी खत्म हो जाएगा और इस डेसिमल से ये 10 खत्म हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड खाली बच रहा है आपके पास t माइनस 75 और यहाँ आ गया अपने पास 45। इसको सॉल्व करने के बाद और 17 इंटू है ना, प्लस करके बच्चों आ जाएगा ये 17 इंटू 45 बाहर ले लो, ये हो जाएगा 17 प्लस 1, ये हो जाएगा 18 और 45 इंटू 18 होना चाहिए 90, कम कर दो 900 में से तो हो जाएगा 810 और यहाँ बचेगा t माइनस 75। क्या आना चाहिए बच्चों अपना आंसर, ये हो गया t का टर्म सीधा सीधा 885 आ रहा है और ऑप्शन नंबर मैच भी हो रहा है अपना। ठीक है, क्वेश्चन 20, डायमेंशन बताना है आपको रेजिस्टेंस के किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आर की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे है ना, MLT के फॉर्म में लिखना है और करंट के फॉर्म में लिखना है, कोई यहाँ पे कूलम वगैरह के बारे में बात नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे बेसिक होता है V/I और मैं बच्चों यहाँ पे अब डायमेंशन की लैंग्वेज में सॉल्व करूंगा सब कुछ है ना। ये हो सकता है प्रैक्टिकल फॉर्मूले में ना काउंट हो लेकिन डायमेंशन में सब चलता है। तो पोटेंशियल होता है प्यारे बच्चों वर्क डन अपॉन चार्ज और यहाँ हो गया एक I का टर्म और ये हो गया R, बस आपका आंसर ही आ गया स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही। न्यूमरेटर में आ जाएगी वैल्यू हो जाएगी mL2t-2 क्योंकि वर्क का हमको मालूम होता है, चार्ज का मतलब होता है A इंटू टी और यहाँ पे भी करंट का मतलब कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। सॉल्व कर लो ना इसको आप लोग, m लिखा है मैंने, L हो जाएगा 2, टाइम बच्चे लोग ऊपर जाएगा तो -1 कर लेगा तो हो जाएगा t⁻³ और a⁻²। इसको कह रहा है वो I लिखने को, i⁻² और आपका आंसर आ गया mL2t-3 और i-2 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 21 में प्रोसेस बोल रहा है सुपर इम्पोजिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमें कभी भी अगर कोई गुड्स का ट्रांसफर करना होता है, अपन घर वगैरह शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक बड़ा सा ट्रक हायर करते हैं, उसको बोलते हैं भैया ए पोजीशन पे हम अभी हैं, हमको जाना है बी पोजीशन तक। तो क्या करता है वो कैरियर हमारे सॉफ्ट से सामान को या हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को, जो हमारा प्रॉपर कमांड है या सिग्नल है या मेरा जो इंपॉर्टेंट जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको ट्रांसफर करना है, तो मुझे कैरियर के ऊपर लगाना पड़ेगा एंड दैट इज नोन एज मॉड्यूलेट करना, मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर सी। एक रे ऑफ लाइट है बच्चों जो 60 डिग्री पे किसी प्रिज्म पे गिरती है और प्रिज्म का एंगल है ना, ये एंगल बच्चों ए दिया है, ये एंगल आई हो गया। द इमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे। आप बोलोगे सर ये कौन सा एंगल है, तो मैं बोलूंगा डेफिनेशन बताओ मुझे डेल्टा की। क्या होता है, ये एंगल होता है किसमें, इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे में। तो बच्चों यहाँ डेल्टा का टर्म आपको दिया हुआ है 30। क्वेश्चन कहता है द एंगल मेड बाय एमर्जेंट रे विद द सेकेंड फेस ऑफ प्रिज्म शुड बी। तो ये रहा आपका प्रिज्म, प्रिज्म का अपना खुद का एंगल कितने का है 30 का, ये आ गया आपका 60 डिग्री पे इंक्लिनेशन, तो ये मैं इसको यहाँ पे 60 डिग्री बता रहा हूँ। अब ये ऐसा हल्का सा डेविएट कर रहा है और ये आपके पास क्या हो जाएगा नॉर्मल। यहाँ से कैसे निकल रहा है वो अपन इक्वेशन से पढ़ लेंगे। इक्वेशन ऐसी होती है बच्चों, I प्लस ई एक तरफ कर देते हैं और डेल्टा प्लस ए एक तरफ कर देते हैं, ये होती है कहानी सिंपल सी। फाइंड क्या करना है आपको, इमर्जेंट एंगल। I कितना है देखो 60 और 60 प्लस ई और डेल्टा भी बच्चों 30 है और ये भी आपका 30 है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इमर्जेंट कर ही नहीं रहा वो, तो ऐसा मत बोलना कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नॉर्मल बनेगी ना वो उसी पे इमर्जेंट कर जा रहा है, विच मीन्स ये एंगल से कितनी, ये फेस से कितना एंगल बना रहा होगा 90 और ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ने इमर्जेंट एंगल नहीं मांगा है, आपसे बोला है वो इमर्जेंट रे सेकंड फेस से कितना एंगल बनाती है। तो आंसर जल्दी जल्दी में ना जीरो मत मार्क कर देना, वो बहुत नाटक करते हैं ये क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले। एंगल ई नहीं पूछा है बच्चों, उस सरफेस से कितना बना रहा है वो पूछा है। जीरो आने का ये मतलब है कि इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ चली गई। ठीक है, प्रॉब्लम 23 बच्चों 3 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर दे रखे हैं और फिगर भी दे रखी है। द फोर्स ऑन द मिडिल कंडक्टर, जिसका 25 लेंथ मान के पढ़ना है। तो बच्चों जब इनफाइनाइट लेंथ का पढ़ते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात करते हैं और जब लेंथ दे देता है तो किस तरह पढ़ोगे आप लोग, यहाँ देखो
हमें टॉपिक पढ़ाया जाता है ये पैरेलल करंट्स के फॉर्म में। वहाँ होता है एक्सप्रेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हो आप लोग म्यू नॉट लिखते हो प्यारे बच्चों, पहला करंट दूसरा करंट डिवाइड बाय 2 पाई और उनके बीच में सेपरेशन। तो यहाँ पे आपको दो सेपरेशन है, एक तो D1 हो गई और एक तो क्या हो जाएगी बच्चों D2। आपको इन दोनों फोर्सेस से ना इफेक्ट पड़ना है, किस पे, ये मिडिल वाले पे इफेक्ट पड़ना है। देखो फर्स्ट का करंट अपवर्ड जा रहा है, इसका डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब ये इसको रिपेल करेगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका F1। और इसकी बात कर लेंगे, ये वाला ऊपर जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये इसको रिपेल कर देगा। यही तो होता है बच्चों, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं, अपवर्ड में क्या रिपेल करते हैं। तो यहाँ जो आपके पास नेट फोर्स पड़ रहा होगा उसको ऐसा लिख लेना सर, वो हो जाएगा F1 माइनस F2। प्लस माइनस की बात अपन बाद में करेंगे। राइट साइड वाले को मान लो मैं प्लस कर दूं, इस वाले को नेगेटिव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो नेट फोर्स के बारे में अपन को बात करनी थी और ये हो जाएगा पैरेलल करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो L है ना, इसको आपको यहाँ भेजना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो लेंथ दे रखी है वही आपके पास 25 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलोगे ना बच्चों, तो म्यू नॉट का टर्म और 2 पाई का टर्म हर बार क्या होगा, सेम मिलेगा। I2 का टर्म तक आपको सेम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका I1, सेकेंड वाले का नाम I2 है और थर्ड वाले का नाम क्या हो जाएगा I3। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करूंगा आपके पास, तो मिलेगा I1 और ये हो जाएगा I2 और एक L का टर्म मिलेगा और नीचे बच्चों यहाँ पे D का टर्म मिलेगा और माइनस करके हो जाएगा ये म्यू नॉट बाय 2 पाई। सेकेंड हो जाएगा I2, ये लग रहा है I3 पे, और हो जाएगा L डिवाइड बाय D, और D1 कर लेना है और D2 कर लेना है। बस इतना आपको ना अगर लिख ले गए तो आपका आंसर सॉल्व हो गया बच्चों। ये वही पैटर्न है, म्यू नॉट बाय 2 पाई, I1 I2 डिवाइड बाय क्या होता है 2 पाई D होता है और एक L का टर्म होता है। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या मिल रहे हैं अपन को ये कांस्टेंट है, ये है, सबके पास L है और I2 के टर्म है, इनको बाहर निकाल लो फटाफट। तो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻⁻7 और I2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे इन लोगों ने 10 एम्पियर्स। L भी बाहर निकाल लेते तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। अंदर खाली बचा मेरे पास I1 दैट वाज 30 और डिस्टेंस 30, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻2 माइनस करके बच्चों ये हो जाएगा करंट I3 का करंट बचा हुआ यहाँ पे खाली, तो हो जाएगा 20 एम्पियर डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2। देखो ध्यान से मैंने ये क्या लिखा है, ये I3 का टर्म लिखा है, ये लिखा है मैंने I1 का टर्म। तो बस इसको इतना सॉल्व करने की देरी है, बाकी हो जाएगा आप लोगों से। 10⁻⁻2 यहाँ दिख रहा है और सबके पास डिनोमिनेटर में इसको एक साथ उठा के अलग कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ से इसको काट दिया, इसके एलसीएम लेते हैं और बातें करते हैं आगे, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 10 और ये हो जाएगा -4 दैट शुड बी 6 इंटू 25, ये हो जाएगा 150 और 2, तो 2 इंटू हो जाएगा 150 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻7 दैट शुड बी, इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 300, तो 2 जीरो मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 3 जीरो और हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोर्स की और आंसर हो जाएगा मेरा ये। राइट में क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा आंसर बच्चों प्लस आ रहा है ना, और प्लस आने की मतलब है कि मैंने इसको राइट साइड अज्यूम किया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर पेपर में आपने ये लिख लिया सो यू विल बी वेरी क्लोज टू द आंसर, राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, वेवलेंथ है ना लैम्डा किसी लाइट का और वो लाइट फॉल कर रहा है फोटो सेंसिटिव सरफेस पे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप सरफेस समझ लो और लाइट यहाँ पर इस तरह से फॉल करने दो, ये हो जाएगा ई का टर्म। एक फोटोन जो एनर्जी लेकर आता है वो होता है h इंटू यू। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एनर्जी ड्यू टू, ठीक है, 1 फोटोन, वो होता है सीधा सीधा हर्ट्ज इक्वेशन से ई का एक्सप्रेशन हो जाएगा h इंटू न्यू विच कैन बी रिटर्न एज hc डिवाइड बाय लैम्डा। फिर नंबर ऑफ फोटोन्स बताने हैं यहाँ पे, देखो ढंग से। तो मैं कह सकता हूँ ना बच्चों कि अगर नेट एनर्जी आपके पास कितनी दे रखी है 10⁻⁻7, तो ये हो रही होगी नंबर ऑफ फोटोन्स की वजह से टोटल एनर्जी हो रही होगी ये। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी शुड बी n टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा सीधा n टाइम्स ऑफ hc डिवाइड बाय लैम्डा, और ये बच्चों आपके पास n e का मिल रहा है और ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर, और ये अपन को गिवन है ना कि ये वाला। तो यहाँ से n निकाल लो, n हो जाएगा e इंटू लैम्डा डिवाइड बाय h इंटू सी। सो लेट्स सॉल्व दिस। एनर्जी दे रखा है बच्चों हमें 10 टू पावर, देखो फटाफट 10⁻⁻7, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 करना चाहिए सर को। और क्या करें, हमारे पास n का h का टर्म होता है 6.6 10⁻⁻34 और c का टर्म सभी जानते हैं 3 इंटू 10⁻8 होता है। तो 3 को 6.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ये आपका मिल जाएगा नियर अबाउट 20, और 20 से अगर सॉल्व करोगे तो ये वाली जो टर्म ऊपर मिल रही है वो हो जाएगी आपकी 250।
तो ये आ गया अपने पास 250 इंटू 10 टू पावर कर लेते हैं, ये कितना लिखा है 7 है, और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 17, और ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 8, प्लस करके कितना करना रहेगा 34 करना रहेगा, तो ये हो गया 25, और जाएगा 34 से कितना बचेगा बच्चों हमारे पास, ये बचेगा सीधा सीधा 9, और 2 हटा दो, एक और बढ़ा दो यहाँ पे 2.5, 9 और 2 11 हो जाएगा। ये आंसर है बच्चों अपना 10 टू पावर 11 ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखें कैलकुलेशन में गलती मत करना, ये अप्रॉक्स में बात हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कंप्लीटली कैंसिल करने के लिए इसको 20 अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 देखो बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम्स, मतलब ये टॉपिक एटम से पूछा गया क्वेश्चन है, हुज वेवलेंथ इज 4 टाइम्स शॉर्टर देन द हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन। तो नया वेवलेंथ डिवाइड अगर पुराने के साथ करेंगे अपन तो वो हो जाएगा 1/4, 4 टाइम्स शॉर्टर है ना, और ये लैम्डा अपना लैम्डा नॉट का टर्म बनाता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ फॉर हाइड्रोजन यू कैन राइट 1 लैम्डा नॉट, वो कितना होता है बच्चों, वो हो जाता है r इंटू 1 बाय ये फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर करते ही हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा कोई बोलता है कि नया वेवलेंथ बताइए तो 1 बाय लैम्डा डैश हो जाता है, वहाँ पे वो होता है r इंटू जेड का स्क्वायर, एक नई जगह होती है, यहाँ साइलेंटली z का वैल्यू 1 लिखा है बच्चों, और ये हो जाएगा 1 बाय फाइनल माइनस 1 बाय इनिशियल। तो ये वही कहता है हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में सेम एनर्जी लेवल से बात हो रही है, मतलब ये जो टर्म्स बनेंगे वो तो आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड लगाना था, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा डैश ऊपर निकल जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा, और यहाँ आ रहा है मेरे पास 1 बाय जेड का स्क्वायर, इसका टर्म होता है 1/4 इक्वल्स टू 1 बाय जेड का स्क्वायर। जेड बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 2, इसका मतलब होगा हम बात कर रहे हैं हीलियम की। हीलियम के साथ ऐसा होगा ना बच्चों कि इसका जो वेवलेंथ आ रहा है वो हाइड्रोजन के वेवलेंथ से 4 का डिवाइड पड़ेगा। अगर ये आपको ऑलरेडी पता था तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन 26, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है जो मूव कर रहा है बच्चों किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के जिसके पास करंट है। तो मान लो ये हो गया आपके पास करंट वाला वायर, जो मेन वायर की बात हो रही है, इसके राइट साइड में सब जगह पे क्या होगा इनवर्ड फील्ड होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा सब जगह बाहर की तरफ फील्ड होगा। इतना अपन जानते हैं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फील्ड यहाँ से अंदर होगी, और यहाँ कहीं बच्चों आपके पास चार्ज है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इसने डायरेक्शन ऑफ करंट सामने ऑलरेडी बता दी है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही आपकी, और इसके पास क्या हो रहा है फोर्स लग रहा है। तो देखो फोर्स अगर अपवर्ड जा रहा है, और ये कौन है अपना, ये हमारे पास है इनवर्ड में फील्ड है, तो सीधी सी बात है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, जो वेलोसिटी होना चाहिए वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब y एक्सिस पे जा रहा है अगर फोर्स आपका, और इनवर्ड डेप्थ की एक्सिस पे कौन गया है फील्ड, मतलब x पे क्या होगा बॉडी का मोशन होगा। तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो राइट जाएगा या तो क्या जाएगा लेफ्ट जाएगा। तो डायरेक्शन बताना है आपको चार्ज का, तो अगर ये प्लस का चार्ज होता तो प्लस का क्यू, तो राइट साइड में वेलोसिटी बनती बच्चों इसका, राइट हैंड स्क्रू लगा लो यहाँ पे आप लोग, इनवर्ड में क्या हो रहा है फील्ड, ऊपर जो हो रहा है फोर्स, और राइट साइड में वेलोसिटी बन रही है। तो वहीं से मालूम चल जाएगा कि इसने कहा है अपन को नेगेटिव, विच मीन्स चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना के नेगेटिव बोलेंगे, वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, और ये पूरा अपना रब कर देना होगा मुझे। इसका मतलब होगा इट इज मूविंग टूवर्ड्स द वायर, और ये हो गया परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे फील्ड अगर इनवर्ड होगी तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों ऊपर, है ना। ऐसा आपको पेपर पे समझ लेना है, राइट। क्वेश्चन 27 है, एक मेटल बॉल है बच्चों, वो 1 मीटर हाइट से फॉल करता है किसी स्टील के प्लेट के ऊपर। तो ये रहा आपका स्टील का प्लेट, और यहाँ से ये बॉल को मैंने ड्रॉप करा दिया। ड्रॉप करते करते बच्चों ये एक वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, वो कहलाएगी v1, और v2 तो यहाँ पे बच्चा लोग 0 है ना। तो फॉल जब कर जाएगा ये, तो इसके पास हाइट कितना बचेगा बताओ, वो जाएगा 1 मीटर, उसको कर लो आप लोग 100 सेंटीमीटर, इसको हाइट h1 का नाम रख देते हैं। एंड इट जम्प्स अप टू द हाइट h2, तो ये जंप करके वापस जाएगा, तो कितना हाइट लेकर जाएगा ये जाएगा आपके पास h2, दैट शुड बी 81 सेंटीमीटर। द रेस्टिट्यूशन, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड द स्टील। बच्चों आपको ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर नहीं पढ़ना है जहाँ पे आपके पास u1 का टर्म 0 था, आपको यहाँ पे एक बार कोलिजन पढ़ना है, एक बार जाते हुए पढ़ना है, क्योंकि ई का मतलब होता है जो रेस्टिट्यूशन हो है वो होता है वेलोसिटी ऑफ बच्चे लोग सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, बोलिए, ये होगा अप्रोच। तो सेपरेट कैसे करेगा, सेपरेट करेगा ये जाने वाली स्पीड से अपनी, है ना।
तो मान लो ये V1 कर लूँ तो मैं इसको यहाँ पे बच्चों लोग V डैश करना पड़ेगा, V1 का डैश, तो ये हो जाएगा V1 का डैश, और ये तो 0 है तो माइनस में कर देंगे 0। और अप्रोच कैसे कर रहा होगा, ये V1 के साथ कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा V1 माइनस ऑफ 0। ये हो गया आपका आंसर, सीधा सीधा, है ना। पढ़ते तो ऐसे हैं अपन लोग, नेगेटिव लगाते हैं और V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1 करते हैं और बहुत सारी बातें, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है। अप्रोच कैसे करेगा भाई, ये ज़्यादा है तो पहले आ गया और ये 0 पे था, 0 पे रहने दो, सेपरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और अप्रोच करने का काम क्या है, V1 का है तो V1 पहले लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास आ जाएगा V1 का डैश बाय V1। और फ्री फॉल में जो V1 होगा वो कैसे बताया जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2gh1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी इसी तरह मिलेगा बच्चों, अंडर रूट में 2gh2, ये हो जाएगा आपका पास V1 डैश का टर्म। तो बेसिकली रूट के अंदर यहाँ पे आना चाहिए था h1/h2, वो अपना आंसर आ गया 81/100। जो बच्चे MCQ सॉल्व करते रहते हैं उनको पता होता है, हाइट पे डिपेंड करेंगी चीज़ें, तो आंसर हो जाएगा, ये रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये हो जाएगा 9/10, तो 0.9 और ऑप्शन नंबर सी, राइट स्टूडेंट्स। 28 नंबर क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है, तो n का टर्म यहाँ पर बच्चों 1 है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 5 होता है। इट अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो PV2 लिखा हुआ है, तो बच्चों ऐसा कुछ है P प्रोपोर्शनल टू V2 ना ही ये आइसोथर्मल है, ना एडियाबेटिक है, ना ये और किसी फॉर्म का एनर्जी और किसी फॉर्म का प्रोसेस है, तो आप इसको बोलोगे सर ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे रेयर केस हुआ, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन हम डेरिवेशन में जरूर करते हैं, जो ये कहता है कि PV2 एक n का टर्म होता है, वो कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में दिया जाता है हमको। इसको रीअरेंज कर लोगे तो P लिखा है, V इधर आ जाएगा तो कितना जाएगा -2, बराबर कितना हो गया आपके पास कांस्टेंट, एंड नाउ यू कैन राइट n इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस में आ रहा मेरा 2। ऐसे केस में अगर मोलार स्पेसिफिक हीट पूछा जाए, मतलब आपसे बड़ा वाला C पूछ रहा है, वो हो जाता है CV प्लस, ठीक है, और R डिवाइड बाय, अगर ऐसा कहा है बच्चों 1 माइनस n, तो ये सही है, और कई बुक्स में ऐसा भी देते हैं टीचर्स CV, ठीक है, और माइनस लगा देते हैं, और यहाँ हो जाता है n-1, जो आपको ठीक लगे उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। अब बात करते हैं CV की, तो डायटोमिक का CV कितना होता है, फटाफट बोलो। डायटोमिक का CV किसी का भी होता है F/2 टाइम्स ऑफ R, तो ये हो जाएगा 5R/2, इतना ही सिंपल सा बात है ये तो मैं लिखता हूँ, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5R/2 प्लस R का टर्म है, और 1 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 हो गया, इधर आ गया 2, तो आंसर हो गया अपना, नीचे मिल रहा है मुझको 6, और 5 3 15R प्लस ये हो जाएगा 2R, आंसर होना चाहिए बच्चों 17R/6, ऑप्शन बी। कोई भी बच्चा ये फॉर्मूला बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स का सबसे अच्छा फॉर्मूला है जो सारे आंसर ला के देगा आपको, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, बच्चों बात हो रही है यहाँ पर मेटल्स की, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई क्या होंगे, तो इलास्टिक मॉडुलाई को ई से देखते हैं बच्चों, 3 फॉर्मेट में पढ़ाए जाते हैं ये, एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको ऐसा बोल सकते हो कि शियर भी बोलते हैं इसको, है ना। और ये बच्चा लोग बल्क है, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वाला लीनियर है जो कि यंग से माना जाता है। तो देखो ना, आप अगर इसको एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हो तो शियर का मतलब क्या होता है, आप टेंजेंशियली एक फोर्स लगाते हो, और यहाँ कहीं मुझको एक शियर दिखाई देती है जो सबसे जल्दी शियर करना शुरू कर देगा वो, राइट। और ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि कोई भी अगर मेटालिक बॉडी है उस पर आप सब डायरेक्शन से अगर कंप्रेसिव या हाइड्रोलिक फोर्स लगाते हो तो वो प्रेशर का काम करने लग जाता है, और वो धीरे धीरे करके ऐसा कंप्रेस होने लगेगा। तो कंप्रेशन बहुत ही रेयर सिनारी होता है किसी भी मेटल के लिए, कंप्रेस करना अपने आप को। तो V' minus delta V, based upon these two theories you can say that the shear modulus shear is very low, जल्दी शेयर कर जाएगा। और बल्क मॉडुलस, ये तो आप लोगों को याद भी करवाया जाता है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलाई भी बोल सकते हैं, इज मैक्सिमम। सो इफ यू गो बाय द थियरी, तो बल्क मॉडुलस मैक्सिमम कहाँ कहाँ लिखा है बच्चों, एक तो ये ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है। तो सबसे जल्दी होता है शेयर, फिर आता है यंग, फिर होता है बल्क, ऑप्शन नंबर सी। आई कैन राइट जी। से बड़ी वैल्यू किसकी होती है, यंग्स मॉडुलस की, उससे बड़ी वैल्यू होती है बच्चे लोग बल्क मॉडुलस, ये आपका आंसर होना चाहिए। और बल्क बेसिकली सबके लिए पता करते हैं,
और बल्क में यहाँ पे डेल्टा भी आ जाता है ना, तो सोचो ना जब लिक्विड ही कम कंप्रेसिबल होते हैं तो सॉलिड तो और भी ज्यादा कम कंप्रेसिबल होगा, विच मीन्स आपका बल्क मैक्सिमम होता है, राइट। क्वेश्चन 30, एक यूनिफॉर्म वायर है, 36 उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब ये आर आपके पास टोटल की हो गई, और इसको बेंड करके अपन ने सर्कल बना दिया। ये वो वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, ए और बी के बीच में बात करना है, तो लेट मी चेंज माय कलर। आपके पास बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग बी पॉइंट। तो ये पूरा सर्कल था, है ना, और आर का टर्म था हमारे पास 36 ओम्स। इसको हमने क्या करा, सर्कल बना दिया, और ए और बी के क्रॉस चेक करोगे ना तो यहाँ पर बच्चों एक रेजिस्टेंस मिल रहा होगा और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस ऐसा मिलने लग जाएगा, विच मीन्स एक टर्म बन रही है R2 की और एक टर्म बन रही है क्या R1 की और एक टर्म बन रही है R2 की। तो ऐसा समझ लो ये हो गया ए पॉइंट, इसके 2 ए बन गए मेरे आंसर्स, और मैं इसको बी कर सकता हूँ R1 लेफ्ट साइड, R2 क्या हो जाएगा राइट साइड। एंगल बीच में 30 है तो बच गई कितनी एंगल हो जाएगी बच्चों, 330 है ना, बच वाली ये दोनों एंगल्स बन जाएंगे। और एंगल के हिसाब से यहाँ पे लेंथ जा रही है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए। तो थियोरेटिकली बात करूँ तो रो और ए तो कांस्टेंट पड़ जाएंगे, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करने लग जाएगा। तो अगर आप बोलो R1 तो क्या करना चाहिए, R1 हो जाएगा, R1 ऑक्यूपाई करता है 300 डिग्री को, और कितने में से 360 में से, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा टोटल। सिमिलरली जो आपका R2 होगा वो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों, 30 को ऑक्यूपाई कर रहा है, किस में से 360 में से, और वैल्यू मेरी कितनी थी 36। इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये तो इससे 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, मतलब इसका वैल्यू आ गया है 3 ओम्स, है ना, R2 का टर्म। और R1 सॉल्व कर लोगे तो इसको कैंसिल कर दो, हो जाएगा 10, और ये सीधा सीधा आंसर मिल गया मुझको 33 ओम्स। तो ये रहा आंसर, एक ये रहा आंसर। इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर देना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 33 इंटू 3 डिवाइड बाय, दोनों का सबमिशन हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11। 33 डिवाइड बाय 12 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 पॉइंट, और बात होगी यहाँ पे 9 को जो 7 कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा 5, तो 2.75 तुम लोगों का आंसर हो गया। ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बस ये ध्यान रखना कि सर ने ऐसा बोला था, एंगल पे डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड अलग अलग रेजिस्टेंस काउंट होगा, बिकॉज यहाँ से करंट अगर एंटर करता है ना बच्चों तो बोथ साइड चला जाएगा। ये होती है बेसिक सी थियरी, और करंट डिवाइड हो रहा है उसी मोमेंट वो पैरेलल हो जाएगा, उसी मोमेंट उसको आप क्या बोलोगे, सर ये पैरेलल है, राइट। 31 देखो, रिलेटिव एयर बोला गया है सरफेस का, है ना, ऑफ अ स्फीयर इज अल्फा, मतलब ये आपका स्फीयर रेडियस हो जाएगा r, ठीक है। इसका सरफेस एरिया को बच्चों एस कर लेते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सपोनेंट के एरर है, तो आंसर हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइड बाय एस, ये हो जाएगा पावर सामने आ जाती है, और डेल्टा आर बाय आर, ये तुम्हारा अल्फा है, ध्यान रखें इस बात का बस। सिमिलरली आपका वॉल्यूम में कितना आएगा एरर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो फटाफट। वॉल्यूम हो जाता है, फिर लिख देता हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर का क्यूब। कॉन्स्टेंट्स को नहीं पढ़ते हैं अपन, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी हैज टू बी, 3 सामने हो जाएगा, और डेल्टा आर बाय आर। यहाँ से डेल्टा आर बाय आर कितना हो जाएगा, अल्फा बाय 2 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइड बाय 2, यही आपका आंसर है। और 3 कहाँ गया, 3 अल्फा बाय 2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 32, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं बच्चों, वो रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रहे हैं 5 मीटर अबव द ग्राउंड पे। तो ये रहा अपना फ्रॉम, एक टैब बना लेते हैं इस तरह से, और वाटर के ड्रॉप फॉल कर रहे होंगे, ये फॉल किया इसने, और हाइट कितना हो जाएगा इसका h इक्वल्स टू 5 मीटर। इसको कैपिटल H कर लो बच्चों, आप टोटल हाइट की बात कर रहा है टीचर, है ना। फिर द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप, मतलब थर्ड वाली ड्रॉप अगर मान लो यहाँ पर लीव कर रही है, मतलब u का टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, और जो फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर जाएगी। तो फर्स्ट ड्रॉप उस मोमेंट पे ग्राउंड को हिट कर चुकी है, तो ये हो गई फर्स्ट ड्रॉप। यहाँ कहीं बच्चों सेकेंड ड्रॉप होगी, और ये आपको थर्ड ड्रॉप मानकर पढ़ना है। हाउ फार फ्रॉम द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप इज, ग्राउंड से बताना, ये ध्यान रहे भैया। और ग्राउंड से इसका डिस्टेंस हम लोग x कर लेते हैं, और फॉल करने का डिस्टेंस आप h बताएंगे। सबसे पहले अपन ना कंप्लीट बात करते हैं 5 मीटर की, तो ये लिखता हूं मैं फॉर फर्स्ट ड्रॉप, क्योंकि मुझे वही चीज बस गिवन है। कितना हाइट फॉल किया बच्चों उसने, 5 मीटर, तो अपन टाइम निकाल लेंगे, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूले से, ठीक है। हाइट अगर 5 मीटर है तो राइट साइड में कितना हो जाएगा 5t का स्क्वायर, टाइम मिल गया मुझे 1 सेकेंड। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व रेगुलरली करते हैं उनको पता है कि 5 मीटर का मतलब होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ड्रॉप करेगा फ्री फॉल वाला।
अब अगर इसको टाइम को आपको डिवाइड करना है तो आधा सेकंड इन दोनों के बीच में देना पड़ेगा और आधा सेकंड इन दोनों के बीच में देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ सेकंड। बात क्वेश्चन करता है हमसे सेकंड वाले के बारे में बात करो, सेकंड वाला की लोकेट कर देंगे पोजीशन तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेकंड ड्रॉप। ध्यान दें सारे बच्चे, सेकंड ड्रॉप का टाइम कितना काउंट होगा बच्चों, 0.5 सेकंड्स काउंट होगा। तो उसका हाइट जो ऊपर से है वो निकाल लो। ये फॉर्मूला होता है यूटी प्लस ऑफ हाफ GT स्क्वायर, मतलब बिल्कुल सिंपल है, यूटी तो हटा दो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10, टाइम हो गया तुम लोगों का 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो h मिल जाएगा मुझे, इसको तो कैंसिल करो, ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर्स। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो 0.25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो मुझे छत पे से मिल रहा है बच्चों, टैप से मिल रहा है, और आपको क्या बताना है, ग्राउंड से बताना है। तो ग्राउंड से क्या हो जाएगा, ग्राउंड से 5 माइनस 1.25 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये दिख रहा है, और जल्दबाजी में गलत मत कर देना उसको, ये सारे गलत हैं। ये क्यों किया सर ने, सर को x चाहिए था बच्चों, ग्राउंड से बोला है उसने। देखो क्वेश्चन में अंदर फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। क्वेश्चन 33 में कहता है एक कॉर्ड है जिसको रैप करके रखा है पुली पे, उसका मास बच्चों है में, ये रहा बच्चों है ना, पुली का मास m दे रखा है और रेडियस r। वन एंड ऑफ द कॉर्ड इज मास m एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अदर एंड। और ये रहा अपना, एक एंड पे मास m है और दूसरे एंड पे फर्स्ट टाइम क्या किया इसने 2 mg का डायरेक्ट फोर्स लगा दिया, और सेकेंड टाइम में यहाँ पे 2 m का एक ब्लॉक लगा दिया। तो अपन पहले फर्स्ट पढ़ेंगे फिर अपन सेकेंड पढ़ेंगे। अल्फा ए अल्फा बी है ना, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों, यहाँ पे होगा अल्फा ऑफ ए और यहाँ दिखाई देगा वो हो जाएगा अल्फा ऑफ बी। और कॉर्ड इज नॉट स्लिपिंग, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वाले में बच्चों रोटेशन करेगा, तो यहाँ पे हमको टॉर्क का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। टॉर्क का मतलब क्या होता है देखना अच्छे से। ये मेरे पास दिख रहा है टर्म m का, इसको सॉल्व करूँगा तो नीचे क्या जाएगा बच्चों, नीचे जाने वाली टर्म होगी m इंटू जी, और ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास टेंशन T1, और वही टेंशन यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ अगर बात करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 mg का टर्म है ना, ये एग्जैक्टली बच्चों आपके पास T2 टेंशन के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता था कि अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो नेट फोर्स है F इंटू आर, या ऐसा लिख लेते हैं अपन R इंटू एफ, और उसको अपन I इंटू अल्फा बुला सकते थे। तो अगर मैं एक पार्ट के बारे में बात करूं, फर्स्ट पार्ट के बारे में, तो देखो फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन जहां पर अपन को टॉर्क निकाल कर देना है, तो यहाँ देखो T1 का टर्म है T2 का टर्म है, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे T2 माइनस T1, ये हो गया नेट फोर्स इंटू आर बराबर कितना होता है I अल्फा। बच्चों डिस्क है और डिस्क का जो इनर्शिया होता है वो हमें मालूम होता है mr²/2, और ये हो गया अल्फा ए। बच्चों आपको ये सॉल्व करके देना है, ठीक है, सामने वाले को ये अल्फा ए निकाल के दिखाना है। तो T1 माइनस T2 पहले अपन पता करते हैं, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन विल गेट द वैल्यूज। तो व्हाट इज T2, एनीबडी कैन टेल मी। T2 हो जाएगा डायरेक्टली, ये रहा आंसर T2 के लिए, T2 हो जाएगा सीधा सीधा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू जी। लेकिन अगर आप T1 के लिए पढ़ोगे तो उसके लिए इक्वेशन लगानी पड़ेगी बच्चों, वो हो जाएगी लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में आएगी। तो ए का टर्म है तो ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, T1 बड़ी वैल्यू होगी, T1 माइनस m इंटू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब मुझको चाहिए T2 माइनस T1, तो आई एम हैविंग T2 विथ मी, और T1 कितना हो जाएगा, इस वैल्यू में इसका सबमिशन कर देंगे। तो चलो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mg, इधर आ गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg माइनस ऑफ m इंटू एक्सेलरेशन, और बाहर कितना है बच्चों r का टर्म है, और ये हो जाएगा सीधा सीधा mr²/2 इंटू अल्फा इंटू ए। ध्यान रहे ये चीज़ ये राइट में गई है, फिर T2 माइनस T1 को कंबाइंडली मैंने यहाँ पे पुटअप करा है, दो में से एक चला जाएगा तो हो जाएगा mg, और सबके पास देखो m दिख रहा है तो m को पहले ही अलग कर दो बच्चों। तो यहाँ खाली बच रहा है g माइनस, है ना, r से भी कैंसिल कर देता हूँ मैं r को, g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r का टर्म अल्फा a का टर्म डिवाइड बाय 2। a का टर्म तो पूरी दुनिया जानती है, ये होता है अल्फा इंटू आर। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं अपन बस, है ना। तो g हो जाएगा और ये अल्फा आर का टर्म राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा a इंटू आर, है ना, और फिर से हो जाएगा एक प्लस करके, यहाँ तो नीचे 2 था, अल्फा ऑफ a और इंटू करके r, तो ये हो जाएगा 3/2 अल्फा a और r, और ये क्या होगा g बच्चों। तो एक्सेलरेशन फॉर a कितना आ गया, ये हो जाएगा 2/3 g/r, ये ध्यान रखें।
और ठीक उसी तरह आप लोग राइट साइड में जब पढ़ेंगे तो राइट साइड वाले में सेकंड केस में बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर क्या जाएगा बच्चों T1 जाएगा, नीचे जाएगा आप लोगों के पास m इंटू जी, यहाँ ऊपर क्या जाएगा बच्चों लोग T2 और नीचे क्या जाएगा आपके पास 2m इंटू जी। तो यहाँ पे दोनों बारी बच्चों आपके पास क्या लगेंगे, इक्वेशंस लगेंगे। और मैं अगर यहाँ बात करूँ तो एक्सेलरेशन बच्चों इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा b और इसका क्या रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a। जिसको सॉल्व करोगे ना आप तो अल्फा b मिल जाएगा मुझको, अल्फा फॉर b केस वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 7 g/r। इससे साफ दिख रहा है कि अल्फा ऑफ a ग्रेटर किसके हो जाएगा, अल्फा ऑफ b के। तो ऑप्शन नंबर अपन बी मार्क कर लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, T2 माइनस T1 के टॉर्क लगाया मैंने और यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन सॉल्व करा। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने करके दे दिया है आप लोगों को, सेकंड पार्ट ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो 2-3 बार और पढ़ लेंगे एंड अगेन आप कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34 बच्चों BH कर्व दे रखा है फर्स्ट और सेकंड का, तो पूछ रहा है क्या करना है इसके साथ, है ना। तो हमें मालूम होता है BH कर्व के बारे में, इसको IH कर्व भी बोलते हैं, I इंटू H कर्व। जल्दी से कोई मैग्नेटाइज हो जाएगा, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसका नाम होता है सॉफ्ट आयरन। और जो टाइम लगाएगा मैग्नेटाइज होने में और उसका कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा और थोड़ा थिक भी बनेगा, वो क्या हो जाएगा, स्टील। तो सेकंड वाला जो आपका है वो हार्ड आयरन है और जो फर्स्ट आ रहा है वो कौन सा है, सॉफ्ट आयरन। तो फर्स्ट इज सॉफ्ट आयरन, एक ही ऑप्शन सही है और सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 35 देखते हैं। एक स्टोन है बच्चों, उसको टाई करके रखा है लेंथ L से, उसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कल पे लेके जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये रही बात हमारी, इस हो गया सेंटर वाला पॉइंट, इसका एक लेंथ मान लेंगे हम लोग L। एक स्टोन को बच्चों ने टाई करके रखा है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है, इसके स्पीड का टर्म वो दिया हुआ है u। बच्चों ऐसे करके इस तरह से ऐसा मोशन करके जाएगा। ठीक है, इस तरह से चल रहा होगा ये, यहाँ कहीं है ना, इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब इनिशियल यहाँ से कर रहा है और फाइनल यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, तो वर्टिकल डायरेक्शन जा रहा है। ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा बच्चों आपका v। v का डायरेक्शन ऊपर है, u का डायरेक्शन देखो सामने की तरफ है ना, ये देखो डायरेक्शन। तो चेंज कैसा माना जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा v का टर्म, वो हो जाएगा v वेक्टर। ठीक है, और माइनस ऑफ u वेक्टर। बस इतनी सी बात थी, अपन को पढ़ना था। और दोनों में क्या है, 90 डिग्री है एंगल, देख सकते हो आप दोनों, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल हो गया। तो डेल्टा v का जो वेक्टर बनाया था आपने, उसका जैसे आप मॉड मांगोगे ना तो वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर v का स्क्वायर और प्लस करके बच्चों u का स्क्वायर होगा। घबराना नहीं इसको देख करके, दो वेक्टर पैरेलल होते तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं वो। अब मैं यहाँ से v बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। हाउ डू आई कैलकुलेट v? v पता करने का एक ही काम होता है बच्चों, ये रहा आपके पास L और मैं लगा दूंगा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल का और वहीं पे साथ में लिख दूंगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल का। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाले फॉर्मूले को लेकर। तो काइनेटिक लिखा जाएगा प्लस पोटेंशियल लिखा जाएगा। सिमिलरली अगेन मेरे पास काइनेटिक लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा बच्चों लोग, पोटेंशियल लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसका, फाइनल का और इनिशियल का। तो काइनेटिक कितनी होगी इनिशियली 1/2 mu स्क्वायर, पोटेंशियल 0। हम यहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, बढ़िया आराम कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को। काइनेटिक बच्चों ऊपर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी m इंटू जी इंटू एल। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और m सबके पास है उसको अलग कर दो, तो आपको मिल जाएगा v का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl, है ना। इस टर्म को यहाँ रख दो और आपका आंसर आ गया। रूट के अंदर लिख रहा हूँ मैं u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl प्लस ऑफ u स्क्वायर। तो हो गया मेरा आंसर। 2 कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा u स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बाहर आ चुका है तो हो जाएगा g इंटू एल। तो 2 बाहर है, u स्क्वायर माइनस जी इंटू एल। बच्चों ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे आप लोग। ये सारे बहुत सिमिलर से हैं, इसलिए क्वेश्चन रिपीटेड में भी आ चुका है, प्रीवियस जेई में भी आ चुका है और बहुत गड़बड़ी करवाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ 2 वेक्टर को देख करके ये कैसे आ रहा है यहाँ डिवाइड करते हैं बच्चे, उससे v बस निकालना होता है और v अगर आपका आ गया है तो आपका आंसर भी मिल जाएगा और ये मैंने कॉमन निकाल के कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 36 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन बाय यूजीन वेवफ्रंट। तो बच्चों वेवफ्रंट से अपन रिफ्रैक्शन पढ़ सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी पढ़ते हैं और आगे जाके डिफ्रैक्शन भी बताया जाता है। बस कैसे उसका स्पेक्ट्रम ओरिजिन करता है, वेवलेंथ वगैरह कैसे डिवाइड होते हैं वो नहीं सिखाया जाता। तो आंसर हुआ ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दीज ऑल आर द फिनोमिना
विच आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग यूजीन थियोरी एंड रिलेटिव डिस्कशंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मार्क कर लो। 37 नंबर क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ हीलियम है ना, तो n का टर्म यहाँ पर हो जाएगा 2 आर टेकन अलोंग अ पाथ ABCD। तो बच्चों देखो ये A पे गया, B पे गया, C और D पे गया। द वर्क डन एंड द गैस शुड बी। तो कभी भी ऐसा डिफरेंट पाथ के बारे में बात करें तो उसको आप सेपरेट पढ़ लिया करो। वर्क डन फ्रॉम A to B पढ़ेंगे हम लोग, वर्क डन फ्रॉम B to C पढ़ेंगे और वर्क डन फ्रॉम C to D पढ़ेंगे। बात करते हैं बच्चों A और B के बारे में। A और B में यहाँ पे देखो वॉल्यूम लिखा है, गड़बड़ मत करना, और यहाँ टेम्परेचर लिखा है। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, और वही बात फिर से हो गई हमारे पास। हम जा रहे हैं बच्चों A से लेकर B तक, और PV बराबर कितना होता है nRT। वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ प्रपोर्शन करने के लिए प्रेशर क्या करना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए यहाँ पर कांस्टेंट। इसका एक ही मतलब है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वहाँ ये हो जाएगा P और ब्रैकेट्स में लग जाएगा आपका V2 माइनस ऑफ V1। बस इतना ध्यान रहे तो अपना क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो ये रहा आपका कांस्टेंट प्रेशर। इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं NR, और ये हो जाएगा T2 माइनस ऑफ T1। P मेरे को दिया नहीं है और V1 V2 दिया हुआ है, तो ये टर्म नहीं है, ये पता है, तो ये क्वेश्चन अपना यहीं फंस जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे अपन लोग। सो वर्क फ्रॉम A to B डायरेक्टली यू कैन राइट, n का मतलब हो जाएगा 2, ये हो गया R, T2 माइनस T1 मतलब मैं जा रहा हूँ 750 से लेके 250 तक, तो हो जाएगा 750 माइनस ऑफ 250। बात करते हैं अपन B से लेके C तक की। तो वहाँ पर तो प्यारे बच्चों वॉल्यूम का टर्म कांस्टेंट है, पढ़ना ही नहीं है इसको। तो वर्क डन तो BC का कितना हो जाएगा 0, तो हो गया मेरा वर्क डन B2C बराबर 0। बात करते हैं लास्ट वाले की। तो वहाँ पर टेम्परेचर का टर्म देखो फॉर्मूले में कांस्टेंट दिख रहा होगा, देखो ये फॉर्मूले में कांस्टेंट टेम्परेचर का टर्म दिख रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चों आप लोगों के लैंग्वेज में, वो होता है आइसोथर्मल। क्या होगा, आइसोथर्मल। तो वर्क डन हो जाता है वहां पर nRT और ब्रैकेट के अंदर होता है V2 बाय V1। बस सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से इतना। तो सॉल्व करने जाएंगे हम, तो n की जगह हो जाएगा 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर हो जाएगा तुम लोगों का 1000, और ln लिख लेना यहाँ पे। V2 का मतलब होगा इसके हिसाब से V2 जाएगा बच्चों 20, V1 जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 20 बाय 15। दैट्स इट। ये टर्म मिल रही है सर को, एक टर्म फर्स्ट वाली मिली ये वाली, और एक टर्म तो 0 हो गई। इनको साथ में लिख देंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। तो मेरा वर्क जो आ रहा है वो आएगा, सॉल्व कर लो इसको। यहाँ बन रहा है बच्चों अपने पास 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 R प्लस करके 0, और प्लस लिखा है मैंने यहाँ पे 2000 R, और ln में 5 से उसको कट कर दोगे कितना हो जाएगा ln 4/3। तो ऑप्शन मैच करेंगे ना तो अपन को 4/3 मिल रहा है, यहाँ हाफ मिल रहा है बच्चों। ये 2000 बाहर निकाल लो इससे, तो हो जाएगा 2000 R निकालोगे बाहर तो ऑब्वियसली 1/2 अंदर आंसर आएगा, और ln का टर्म होगा, और यहाँ हो जाएगा 4/3। ऑप्शन ए वॉज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। जब भी डिफरेंट पाथ पे प्रॉब्लम आती है आपको अलग अलग वर्क को सॉल्व करना होगा, और इस तरह से हम लोग आंसर बड़े आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 38, अ ट्रेन ऑफ वेट। तो ट्रेन का बच्चों W दे रखा है 10⁷ और वैल्यूज न्यूटन में दे रखे हैं। इज रनिंग ऑन अ ट्रैक और 36 का स्पीड है, तो V का टर्म कितना हुआ है 36, मैं लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर। इसको बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, 5/18 कर लेना, इसका मिल जाएगा आपको। फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स है ना 0.5, और कहता है kgf का टर्म है, और पर क्विंटल का मतलब होता है पर 100 kg, है ना, ऐसा कुछ होता है ये। हमें बताना है पावर कितना होगा। तो इमेजिन कर लो ये कोई व्हीकल होता है, इसका इंजन कुछ पावर जनरेट करता है और उतना ही फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे कर देता है, तब जाकर उसके पास क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड बोलो, वो कांस्टेंट से वो मूव करता रहता है। वही यहाँ पे बोला यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, विच मीन्स पावर को अगर सॉल्व करने जाओगे, पावर डेवलप्ड बाय द इंजन, इसको F इंटू वी बोलते हैं, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। बच्चों आपका V तो पता है, कहीं से F पता कर लेते हैं अपन FS, और FS का वैल्यू यहाँ पर टोटल लिखना होगा, टोटल कितना हो सकता है। तो मैं बताऊं आपको बच्चों, FS का टर्म लिखा हुआ है 0.5 kg पर kg, तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे kgf का टर्म आना चाहिए, तो 10⁷ को मैं लिख सकता हूँ 10⁶। द रीजन मैं इसको kgf में बोल चुका हूँ अब तो, क्योंकि 1 kg कितना होता है 10 न्यूटन के बराबर होता है ऑटोमेटिकली। तो अपने आप यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है इंटू 10⁶ कर लेना होगा हमको। इसको हटाओगे
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और यू कैन राइट डाउन 5000 kgf। अब बताओ मुझे इसको न्यूटन में करना है कि नहीं करना होगा बिल्कुल, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूले में SI में और वॉट्स में आंसर मिल रहे हैं। देखो तो आप बोल सकते हो सर 1 kgf अगर 10 न्यूटन के बराबर होता है तो 5000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा न्यूटन, और ये आपका आंसर आ गया 5000 इंटू 10 इंटू वेलोसिटी के लिए एक और 10 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, 3 0 हैं तो 500 कर लेते हैं और किलो लगा देते हैं और ऑप्शन अपन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1। राइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में 2 बार चेंज करना पड़ता है। एक बार तो यहाँ वेलोसिटी ये वेट को समझना होगा आप लोगों को, और दूसरी बार ये क्लियर कर लो कि 1 kgf का एक कन्वर्जन फैक्टर होता है जो 9.8 न्यूटन कहलाता है और न्यूमेरिकल में इसको 10 न्यूटन बुलाया जाता है। ये है थियरी अपने, ठीक है। 38 क्वेश्चन में वेट ऑफ द ट्रेन दे रखा है बच्चों, तो W का टर्म दिया हुआ है मुझे 10⁻7 न्यूटन, और ये किसी ट्रैक पर चल के जा रहा है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है बच्चों, जितना ट्रेन आपका एक्सेलरेशन करेगा उतना ही उसका फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको कंज्यूम करा देगा। तो इंजन जितना उसके अंदर फोर्स लगाएगा उतना ही फ्रिक्शन उसको कंज्यूम कर देगा, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट बनाकर आगे बढ़ने लग जाएगा। तो वेलोसिटी दे रखा है बच्चों आप लोगों को 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको 5/18 करते ही आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये ध्यान रहे अपन को। फिर कहता है फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है 0.5 kgf, तो पर क्विंटल है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो टर्म है वो 0.5 लिखा है और kgf का टर्म लिखा है, और पर क्विंटल मतलब पर 100 kg लिखा हुआ है वो, ये ध्यान रहे। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जी का पावर इंजन बतानी है, तो पावर जो इंजन की होगी, पावर जितनी भी आ रही पावर ऑफ इंजन, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ना बराबर किसकी आ जाएगी, आपके फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स इन टोटल, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। तो अपन निकाल लेते हैं फटाफट इससे। तो वेलोसिटी दे रखा है बच्चों, खाली आपको फोर्स पता करना है। तो ये जो फोर्स की बात हो रही है ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधा आपका फ्रिक्शनल फोर्स इनटू वेलोसिटी बन जाएगा। और चलो देखो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है 0.5 किसका, पर क्विंटल का, तो हो जाएगा नीचे पर 100 मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं करता हूं बच्चों किस टर्म से करना पड़ेगा, हमारे पास जितना भी टोटल एन का टर्म आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन किसकी होती है, नॉर्मलाइजेशन का जो टर्म होता है वो हो जाएगा ये इसके बराबर। नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कोई भी गाड़ी वाड़ी चल रही होती है तो नीचे कितना होता है, mg का टर्म होता है, और वही क्या हो जाता है बच्चों आपके पास प्रॉब्लम 39। एक बॉडी है बच्चों, मास m दे रखा है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। रेस्ट से मतलब u का टर्म कितना हो जाएगा 0, और स्पीड एक्वायर कर ली उसने v, टाइम कितना हो गया t। तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना लो, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी बच्चों। मास m हो गया, इनिशियल कितना हो जाएगा 0, और टाइम मेरे पास यहाँ पे 0 है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम है जिसको कैपिटल T बोल रहा है, वहां पे स्पीड v बताई गई है। राइट, तो वहीं से अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू कितना होता है u प्लस at, सुना होगा आप लोगों ने, u 0 कर लो, ये हो गया आपके पास v जो गिवन है, और एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल टाइम। इतना कर लेंगे बच्चों तो काम बहुत हो जाएगा, काम आएगा अपने। एक्सेलरेशन v बाय कैपिटल T दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू बॉडी इन अ सर्टेन इंस्टेंट। तो यहाँ मैं करता हूँ फिर से बात पावर की। पावर फॉर्मूला होता है F इंटू वी। ध्यान रखें v कौन सा होगा, इंस्टेंट वाला। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी को अपन ऐसा भी v लिख लेता हूँ, लेकिन इसको ना साइड में सॉल्व भी कर देता हूँ। इंस्टेंट का वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस टाइम, वहां पर इंस्टेंट लेना होगा, यही समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो गया, m इंटू ए हो गया, एक और a आएगा और एक इंस्टेंट का टाइम आएगा। ये कितना हो गया बच्चों, a स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है v स्क्वायर बाय t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा t, ऑप्शन नंबर 1।
गड़बड़ मत करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है कि सर स्मॉल टी कब लेना है, कैपिटल टी कब लेना है। तो ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ना, ये एक्सेलरेशन का टर्म है बच्चों, और ये इंस्टेंट वाला टाइम है। बस इतना आप अगर समझ गए तो प्रॉब्लम क्लियर है, राइट। क्वेश्चन 40 में बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन है और अल्फा डीके कर रहा है। तो पहले अल्फा समझ लेते हैं, अल्फा पार्टिकल होते क्या है। ये बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो ये इसका ए का टर्म हो गया, ये इसका जेड का टर्म हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, और ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। और यही एटॉमिक मास बनाते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एटॉमिक मास। डॉटर न्यूक्लियाई एक एक्स बन रहा है, उससे क्या हो रहा है बच्चों, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी उसके पास ई मिल रही है। टोटल एनर्जी शुरुआत में बतानी है। अगर पेरेंट न्यूक्लियाई वो था क्या था, रेस्ट पर था। तो ऐसा कुछ है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, इससे ना दो लोग निकल कर जा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके। तो एक तो तुम्हारा हीलियम है, उसको एच ही कर लो, और एक तुम्हारा एक्स है। तो इसके पास क्या होगा, हीलियम के पास एटॉमिक मास है ए, इसके पास होता है 4, तो यहाँ हो जाएगा A+4। बस इतना ऐसा सोचना था और कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन सॉल्व है अपना। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आपको एनर्जी रिलीज बताना है, टोटल एनर्जी कितना होगा, है ना, एनर्जी रिलीज कितना किया। तो बेसिकली अपन इन दोनों को अगर ऐड अप कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ अगर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़े हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वहाँ ये दो पार्टिकल्स होंगे, एक ए और एक 4 करके। ये दोनों के दोनों ना बच्चों ऐसे ऑपोजिट भग जाएंगे जब इनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। तो एक के पास ए हो गया, एक के पास क्या हो गया, 4, है ना। यही काम होता है इन लोगों के पास, है ना। तो मोमेंटम का मुझे कंजर्वेशन करना है। ये क्वेश्चन यहाँ तक का आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज √2 × m × k। तो अगर मैं ए के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 हो जाएगा, मास की जगह एटॉमिक मास हो जाएगा, और एनर्जी ए वाले की हो जाएगी। सिमिलरली रूट के अंदर बात करेंगे तो 2, मास कितना होगा इसके पास बच्चों, 4 होंगे इसके पास न्यूक्लियन, तो 4 कर देंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास ई, वही ई इसने बोल रखा था। और यहाँ मुझे मिल जाएगा बच्चों ई ए का मीनिंग वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ई डिवाइड बाय ए। देखो ये ए नीचे चला जाएगा, यहाँ से इसको फ्रीज कर लो। हाँ, तो ई ए का मतलब कितना होगा, 4E/A। तो इसके पास एनर्जी कितनी आ गई बच्चों लोग, 4E डिवाइड बाय ए, और इसके पास तो ई बोल रहा है वो, इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4E/A, प्लस करके मैं ई करता हूँ तो ई बाहर आ गया बच्चों, और हो जाएगा 1+4/A, ऑप्शन नंबर 1। जो बच्चे ये चीज़ देख पा रहे हैं कि इनिशियली कोई एक ना एक पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, ये रहा बच्चों आप लोगों का पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई अगर है शुरू में, तो उसके बाद ये दोनों के दोनों कैसे निकल के आ रहे हैं आपके पास, डॉटर न्यूक्लियाई है। तो इनका नाम हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई, जिसमें से एक तो आपका अल्फा पार्टिकल होगा और एक आपके पास एक्स नाम का पार्टिकल है। हमने सब मास कैलकुलेट, मास हमने क्या करें इसके कंपेयर कर दिए, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन 41, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर पे पता करना है। तो बच्चों ये वेव ऑप्टिक्स में अगर अपन इसको पॉइंट सोर्स बना देते हैं तो सभी डायरेक्शन में ये यूजीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वेव इस तरह देना शुरू करेगा, और लोकस वोकस बन जाएंगे, वेवलेट बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे। लेकिन एक बात कहने वाली होती है कि हर जगह पे आप इंटेंसिटी पता कर सकते हो। तो इंटेंसिटी बच्चों इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब बेसिकली होता है पावर अपॉन एरिया, और एरिया यहाँ पे हो जाएगा 4πr का स्क्वायर, आर स्मॉल कर लेते हैं इसको। तो इंटेंसिटी बेसिकली मिल रहा है मुझे 1/r², है ना। अपन को बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि पावर अपॉन एरिया कैसे आ रहा है सर, ये बताइए, ये होता है। और साथ ही साथ वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी जो होता है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, ये भी हमको मालूम होता है। इसको कंपेयर करने की बस देरी है, आपको मिल जाएगा सीधा सीधा आंसर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, ए का स्क्वायर प्रोपोर्शन टू आर का स्क्वायर मिल रहा है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻1, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। या साथ में भी लिख सकते हो सर ये ऐसा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग को इससे, प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, इसको देखकर भी अपन बोल देंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन 42, एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी बच्चों 600 हर्ट्ज दे रखा है। इस प्लेस इनसाइड द वाटर, और स्पीड में वाटर में स्पीड ज़्यादा ही होती है हमें पता है, तो 1500 लिखा है, एयर में 300 लिखा है। द फ्रीक्वेंसी साउंड रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर, तो मान लो यहाँ कहीं आप लोगों का कोई सोर्स हो गया और ये आपका वाटर है, तो मुझे ऑब्जर्वर की तरह क्या रिकॉर्ड होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू डैश कितना होगा, और यहाँ पे तो रिजल्ट हो रहा है वो हो रहा है न्यू।
तो डॉपलर इफेक्ट भी लगा लोगे ना, कोई भी बेसिक थ्योरी पढ़ लोगे ऑप्टिक्स की, तो वो ये कह देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, प्यारे बच्चों ये सोर्स की प्रॉपर्टी जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो न्यू डैश होगा वो न्यू के बराबर होगा और वो एग्जैक्टली आपका 600 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप मार्क करेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं ना अपन कि अगर डॉपलर पढ़वाएगा कोई टीचर इसको मूव करवाने लग जाएगा अगर मान लो आपके सोर्स को, तो भी वहाँ पे लैम्डा चेंज होता है बच्चों, लैम्डा डैश लैम्डा से चेंज होता है, तो आप लोगों को वहाँ पर वेव फ्रंट्स चेंज में मिलता है ना। तो अपरेंट चेंज जो बात होती है वो अपरेंट चेंज इन वेवलेंथ होता है और उससे अपरेंट चेंज इन स्पीड सुनाई देता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कोई नहीं बदल सकता। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, समझ जाइएगा ये क्वेश्चन अपन को डिकॉय करने के लिए दिया गया है। आंसर होगा 600, राइट। क्वेश्चन 43 में एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा है बच्चों u स्पीड के साथ, वेलोसिटी u, एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। तो डायग्राम बना लेते हैं फटाफट अपन। ये हो गया बच्चों आपका हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। मैंने इसको इस तरह से u दे करके थ्रो कर दिया, u इनिशियल। तो राइट साइड कौन जाएगा, ये जाता है आपका कॉस थीटा। ऊपर कौन जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और ड्यूरिंग द मोशन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो मान लो इस तरह ये चलता हुआ आ जाएगा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो v होगी वो बच्चों अल्फा बना रही है आपके हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसके बारे में ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा फेमस बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए हर वक्त हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या जा रहा होगा, ये जा रहा होगा u cos थीटा। ये पॉइंट P पे बात कर रहा है और क्वेश्चन कहता है स्पीड बताइए उसी वाले पॉइंट पे, तो उसको v कर लेते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है ये पॉइंट P से v का जो डायरेक्शन है वो अल्फा है और राइट साइड कौन जा रहा है आपका u cos थीटा। ये हमेशा जिंदगी भर ये रहता है आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ड्रॉप कर लो बच्चों आप नीचे, तो क्या हो जाएगा v cos अल्फा बराबर u cos थीटा हो जाएगा। cos को बच्चों यहाँ भेज दो, तो v कितना हो गया, ये हो जाएगा u cos थीटा। cos नीचे आएगा तो कितना बना लेगा, ये बना लेगा sec अल्फा। बच्चों ये आपका आंसर है। तो cos थीटा sec अल्फा ऑप्शन नंबर 1। सो इजी फॉर द प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन। क्वेश्चन 44 देखते हैं। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है ये, और कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मिलियन से भी ज़्यादा में होते हैं और डेंसिटी के फॉर्म में दे रखा है आपको। तो बच्चों ये टर्म ना आपके पास n का है। किसी कंडक्टर के बारे में बात कर लो इस तरह से, इसके पास स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो ना यहाँ पर मीटर क्यूब का टर्म दे रखा है और डायरेक्ट अपन को इस्तेमाल करना होता है ये। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कॉपर कंडक्टर, जिसका एरिया दे रखा है और आई दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आई का फॉर्मूला होता है NEA और ये हो जाता है VD। आई दे रखा है बच्चों हमें 5.4 एम्पियर और n का मतलब होता है 8.4। क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं 28। इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस में 19 और एरिया दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 6। सब कुछ ऐसा ही में है, छोड़ देना ऐसे का ऐसा ही इसको। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, इस डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा और ये यहाँ नीचे ले आओ इसको, इससे ना एक और 10 नीचे कर देना। तो क्या बातें चल रही है यहाँ पे, 54 डिवाइड बाई 84 हो रहा है और 16 को भी आप लोग क्या कर लो यहाँ पे बुला लो और यहाँ राइट में खाली बचेगा आपके पास 10 टू पावर 28 और 19 और कितना हो जाएगा 16 25 और एक और बढ़ जाएगा बच्चों 26। तो 28 में 26 चला जाएगा और ये हो जाएगा VD। तो इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 9 6 और ये हो जाएगा 9/14। तो 9 डिवाइड बाय 14 इंटू 16 हो जाएगा और 10 टू पावर -2 है अभी, है ना, नहीं प्लस का 2 होगा यहाँ पे, तो इंटू VD। तो सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 16 टू 14, ये हो जाएगा बच्चे लोग 2 to 4 का टर्म होगा इंटू 10 टू पावर -2, ये हो जाएगा VD। ये सॉल्व कर दूंगा तो मैं 0.04, ये आपको ध्यान रखना है कैसे आ रहा है ये, इंटू 10 टू पावर -2 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपका बच्चों VD आ गया, ये फॉर्मूले में था। रीअरेंज कर लोगे ना तो 0.4 इंटू 10 टू पावर -3 आंसर आ रहा है। -3 का मतलब होता है mm और 0.4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखना है, इकलौता ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है 9 बाय, क्योंकि ये 2 to 5 दिख रहा है मुझे इसलिए मैं कर पाया ये, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 45 में वाटर राइज करता है बच्चों हाइट h तक किसी कैपिलरी ट्यूब पे।
तो ये हमारे पास एसेंट फार्मूला नाम से पढ़ाया जाता है थ्योरी में। एसेंट फार्मूला है ना, एसेंट फार्मूला। किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो राइज करता है वो कैपिलरी वाटर, हाइट h माना जाता है, डेंसिटी रो g का टर्म होता है, और यहाँ पर एक मेनिस्कस देगा जो कॉनकेव नेचर का होता है। क्वेश्चन कहता है एक अलग ट्यूब लेकर आया जिसका डायमीटर हाफ हो जाए, तो नया डायमीटर कितना हो जाएगा d/2। सिमिलरली आपका रेडियस भी कितना हो जाएगा r/2। तो फॉर्मूला होता है हाइट का, या तो हाइट प्लस में आएगी या तो माइनस में आती है, डिपेंड करता है एंगल कितना बन रहा है। तो ये हो जाएगा 2t, यहाँ हो जाएगा बच्चों cos थीटा, और हो जाता है ρg/r। काम की बात इतनी सी है कि हाइट किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे, और वो भी इनवर्स के फैशन पे ये, और h डैश कितना हो जाएगा, वो r डैश हो जाएगा। और करना ही क्या है बच्चों अपन को, तो उससे अपन ने अगर सॉल्व किया h डैश डिवाइड बाय h, दैट हैज टू बी इक्वलिंग, ये हो जाएगा r डिवाइड बाय r/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा h डैश का टर्म ट्वाइस ऑफ h, मतलब डबल हाइट पे वो रेस करने लग जाएगा, और ये अपना आंसर है। तो एसेंट फॉर्मूला देखना था, और ये फॉर्मूला अगर रिमेंबर था तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, और इस तरह हम लोग जल्द से जल्द जितने भी टेस्ट इस ऐप पे अपलोड होते हैं उन सबके सॉल्यूशंस के सहित प्रॉपर डिस्कशन इस वीडियोस की सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी डाउट्स हैं वो कभी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, सी यू।